आज हमारा क्रिटिकल थिंकर्स फोरम का पहला सेशन है और आवाज़ आ रही है क्या? थोड़ी ऊंची कर वॉल्यूम आप। हमारा टाइटल आज का जो है वो हैंडकफ्ड एजुकेशन है और टैगलाइन है इसकी द डेथ ऑफ क्रिटिकल थॉट इन पाकिस्तान। दरअसल हम लोग ये टॉपिक जो टैगलाइन चूज करने का मकसद ये था कि क्रिटिकल थिंकर्स फोरम और इसका मकसद जो है वो इस टैगलाइन के अंदर हम जो है उसको वाज़ेह करने की और वज़ा करने की एक्चुअली कोशिश करेंगे। उसको बनाने का यहाँ पे मकसद क्या है और क्यों हमें ज़रूरत पेश आ रही है, उसको जो है वो इस इनॉग्रल सेशन की ज़रूरत हम लोग क्यों महसूस हो रही है। तो इसमें जो है मैं बात करूँगा, जो उसको स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद अब्दुल्ला जो है वो बात करेंगे मेरे साथ। इस दौर में करंट सिनेरियो हम लोगों का एजुकेशन का या फिर तालीमी इदारों का वो ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि उनका अपना जो तशख़्ख़ुस था उस हर सूरत जो है वो मिटा दिया गया। तालीमी इदारों में तालीम के सिवा सब कुछ ही मिल रहा है। और दरअसल ऐसा देखने को मिलता है कि वो फैक्ट्रियां हैं जो एक मजदूरों की खेत पैदा करने के सिवा कोई काम नहीं कर रही। वही मजदूर जो कॉमोडिटी बन के जब मार्केट में निकलता है तो मार्केट में भी उसकी जो है वो कोई कीमत नहीं लगती, क्योंकि वो दरअसल वो प्रोडक्ट ही नहीं है उस काबिल कि वो मार्केट में भी बिक सके। जिस वजह से वो मार्केट में जाके भी जो है वो ना बिक सकता है, ना उसके पास कुछ होता है, जिस वजह से वो बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ती है तो अल्टीमेटली हमारे पास ऐसे मसाइल बढ़ते हैं जिससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती है। और हम सबको पता है कि करेंटली पाकिस्तान में 70% जो तादाद है वो 30 साल से कम उम्र लोगों की है। और 30 साल से कम उम्र लोगों में 75% जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के वो डिप्रेस्ड हैं। और उन डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स के अंदर अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन किस किस कदर है। और वही फ्रस्ट्रेशन जो लीड ऑन करती है अल्टीमेटली एक्सट्रीमिज्म की तरफ। तो तमाम तर वजूहात एक्सट्रीमिज्म की, माशरती बिगाड़ की, हर तरह की हम लोगों को आके अल्टीमेटली इसी चीज़ों में मिलती है, जिनके बाद जो है वो सुसाइड्स बढ़ती हैं। और चाहे वो फिर एक्सट्रीमिज्म, चाहे वो रिलीजियस हो, एथनिकल हो, या किसी भी सूरत में निकल रही है। उसकी एक मिसाल अभी जो है इस तरह से है कि मैं वहां से बाइकिया पे एक जगह से आ रहा और ये चनाब चौक पे सिग्नल पे जो है ना हम रुके हुए थे और पीछे से जो है ना वो बंदा मेरे साथ सही बिल्कुल बात करता हुआ आ रहा था, रास्ते में सही बातें करता हुआ आ रहा था। और पीछे से एक गाड़ी वाला आके रुका है और गाड़ी वाले के आगे रक्षा था और आगे हम थे बाइकिया पे। तो गाड़ी वाले ने टी टी जो है ना हॉर्न पे हाथ ही रख दिया, वो और हाथ रख के भूल गया। तो पीछे रिक्शे वाला जो है ना उसको मोटरसाइकिल वाले को कह रहा है कि यार तेरी मेहरबानी के तो थोड़ी जो है ना आगे कर ले मोटरसाइकिल, तो रास्ता बन जाए। तो मोटरसाइकिल वाले ने, बाइक या राइडर ने इतनी बड़ी सारी उसको जो है ना एक गाली निकाल के और उसे कहता है कि इनसे कोई और कोई काम नहीं है जो टीन हाथ रख गया, मैं भी देना रास्ता सही। तो दरअसल अवाम के अंदर का जो गुस्सा है उसको इस वक्त हम लोग किसी सूरत नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि जरूरत इस अमर की है कि हम उस गुस्से की जो वजूहात हैं उनको ट्रेस बैक करें। हम उनके माशरे में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रॉब्लम क्रिएटर्स को ढूंढें, जितने भी इफेक्ट्स हमारे सामने हैं उनके हम कॉजेस ढूंढने के क्या क्या हो रहा है। और यही करने के लिए आज हम लोग माशरे के अंदर इस तमाम तर तबाही का, इस बिगाड़ का, दरअसल उसके जो ओरिजिन है और उसके कॉजेज हैं उनको ट्रेस बैक करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं 3 अदवार को जो है वो जिक्र करूंगा। पहला दौर जो है वो कॉलोनियल एरा है, दूसरा पोस्ट कॉलोनियल या फिर उसको जो है आप न्यू कॉलोनियल एरा कह दें, और तीसरा उसी के अंदर से जो है इंटरलिंक न्यू लिबरल पॉलिसीज के तहत उभरने वाला पाकिस्तानी समाज। इब्तिदा करते हैं कॉलोनियल एरा से। कॉलोनियल एरा से उसको स्टार्ट करने से पहले कॉलोनियलिज्म की जो है डेफिनेशन करना चाहूँ, और वो डेफिनेशन मुझे सबसे जबरदस्त मिलती है रेस्ट ऑफ द अर्थ जो 1965 में फेनॉन लिखता है, उसके अंदर डिफाइन करता है फेनॉन कॉलोनियलिज्म को। Colonialism is not just about occupying or dominating a country. It is not about just subjugation or enslaving people, but it is about changing, destroying, and presenting the history of subjugated people in a distorted manner. तो दरअसल सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सबको पता है कि स्टेट के 4 बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं: टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। दो तो कॉलोनियलिज्म के फौरन बाद ही किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज करते के साथ ही उड़ जाते हैं, टेरिटरी पे कब्जा हो जाता है। बट टेरिटरी पे कब्जा करने के बाद पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है वो ये होती है कि उनके जो एग्जिस्टिंग आइडियल्स हैं उनको उड़ा दिया जाए, और उनको उड़ाने के बाद उन पर अपने नजरियात थोपे जाए, उनके ऊपर अपनी जो हुक्मरानी है, जो उस जमाने का उनका रूल है, उसको जस्टिफाई किया जाए।
और उसके लिए वो तमाम तर जितना जोर लग सकता है वो लगाते हैं अपना जो है, चाहे वो आके कहें कि हम लोग तुम लोगों को सिविलाइज करने आए हैं, जितने भी जो है वो जो भी जस्टिफिकेशन करें वो करते हैं आने के बाद। तो उसमें कॉलोनियल जो दौर है उसके अंदर सबसे ज्यादा एक फोकस है वो एजुकेशन पे किया जाता है, और एजुकेशन चाहे जो है वो फॉर्मल तरीके से हो या फिर इनफॉर्मल तरीके से आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन बनाने के लिए वो बनाई जाती है। और उसमें हम लोगों के पास यहाँ पे केस जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, जिसमें आने के बाद आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन के लिए वेस्टर्न आइडियल्स को जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाता है। और उसके लिए हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले जो है विलियम पेंटेक उस जमाने में गवर्नर जनरल होता है, तो उस जमाने में ये सुप्रीम काउंसिल के अंदर लॉर्ड मैकॉले होता है और इसको भेजा जाता है वहां से, वहां का ब्रिटिश में पार्लियामेंटेरियन होता है, इसको यहाँ पे भेजा जाता है और ये 1934 से 1938 तक इंडियन सुप्रीम काउंसिल के अंदर रहता है। और वहां पे आने के बाद इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो मिनट्स हैं, मिनट ऑन एजुकेशन, जो February 2 1835 में ये जो है ऑफिशियली इसकी पूरी की पूरी जो है मीटिंग डिटेल उसके अंदर। अब आप लोग खुद अगर ये डॉक्यूमेंट पढ़ें और ये हम लोग ग्रुप पे शेयर करेंगे, ये डॉक्यूमेंट बहुत जबरदस्त है पढ़ने वाला, और ऐसा महसूस होता है कि मतलब कोई भी जो जिन रेस्ट ऑफ द अर्थ की दरअसल फेनॉन बात करता है ना, वो रेस्ट ऑफ द अर्थ हम तमाम भी हैं। तो हम जब सब ये लॉर्ड मैकॉले की मिनट्स पढ़ते हैं तो हम सब के अंदर गुस्से का वो एक तूफान उभरता है, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम वो अब्बासी हैं जिन्होंने उमवियों को जो है ना वो कब्रों से निकाल निकाल कर सूलियों पर टांगना है। तो यही दरअसल अगर हम लोग इस सिनेरियो को समझें तो कोई बईद नहीं है कि हम भी जो है ना इनको ढूंढें और उधम सिंह की तरह कहीं से इनको ढूंढ के निकाल के लाएं और इनको भी जो है वो टांगें। अब जो है दरअसल डिबेट जो है लॉर्ड मैकॉले के मिनट्स में, वो डिबेट ये है कि एजुकेशन सिस्टम को जो है इमरजेंस हो रही है, और उसमें ये कि मीन्स ऑफ एजुकेशन जो है वो किस लैंग्वेज को रखा जाए। तो उसमें एक डिबेट है कि एक तरफ है अरबी और संस्कृत और दूसरी तरफ है इंग्लिश। अब इसमें बहस, तो जो काउंसिल है उसके अंदर दो ग्रोह बन गए, हाफ हाफ में डिवाइड है, सही है, मेजोरिटी दोनों तरफ जो है वो 50-50% डिवाइडेड है। 50% कह रहे हैं कि भाई अरबी और संस्कृत होनी चाहिए, 50% कह रहे हैं कि नहीं इंग्लिश होनी चाहिए। अब इस पे बहस जो है वो फाइनल वेटो पावर जो है वो मैकॉले के पास है, और वो बैठता है, इतना लंबा उसका डॉक्यूमेंट है जिसमें वो स्टार्ट करता है और वो कहता है लर्न नेटिव मैन की क्या डेफिनेशन है। तो उसमें वो खुद लिखता है यहाँ पे जो लर्न नेटिव मैन की डेफिनेशन समझी जाती है वो ये कि वो अरबी और संस्कृत में वेल वर्स्ड हो, उसको अपने जो है ना वो तालीमात पे उबूर हासिल हो, वो जानता हो, अपने जो उसको अफेयर्स हैं उन पे उबूर हासिल हो। लेकिन वो कहते हैं क्या बकवासियात है, ऐसा हरगिज नहीं है। लर्न मैन कौन हो सकता है? लर्न मैन वो है जिसको लॉक की जो है थीरीज पता है, जो न्यूटन की फिजिक्स जानता है, जो ये एक्सवाइजी पोइट्री जानता है, वो लर्न मैन। सही है। आगे चलते हुए उससे वो एक बड़ी जबरदस्त बात करता है, और वो बात ये कि वो कहता है कि अरबी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, इस तरह की जितनी भी जबान, इवन के 70% जबानें, 70+ जबानें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोली जाती हैं, तमाम के तमाम कहते हैं हाउ रूड एंड पुअर दे आर। तो ये, और हम लोग किस कदर जो है ना जबरदस्त जबान इनको सिखाने के लिए और इनके आइडियल्स को हम किस कदर अपग्रेड करने के लिए आए। और उससे आगे बढ़ते हुए वो कहता है कि मैं ये बात कहने में मुझे कोई बईद नहीं है कि अगर समंदर के बराबर, तो दरअसल वो लाइब्रेरी कहता है, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना अपने उसमें कर रहा हूँ, वो कहता है एक लाइब्रेरी भरी हुई हो अरबी और संस्कृत लिटरेचर की, और वो एक शेल्फ के अंदर यूरोपियन लिटरेचर पढ़ा हो तो उसकी बराबरी हर गिज नहीं कर सकता, और मुझे कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होगी। और इसमें वो कहता है कि किस कदर शर्म की बात है कि लिटरेचर के जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर जो ईस्टर्न राइटर्स हैं वो ईस्टर्न पोइट्री को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, हालांकि मैंने आज तक कोई एक भी ऐसा ओरिएंटलिस्ट नहीं देखा जो संस्कृत और अरबी में मुझे एक ऐसी पोएम दिखा सके जो किसी एक जो है वो ग्रेट यूरोपियन नेशन के पोइट को जो है वो उसकी बराबरी कर सके। और उसमें वो कहता है कि क्या नाम है उसका, मिल्टन की जो है ना वो पोएम्स के बराबरी की मुझे कोई पोएम दिखाओ और कुछ मुझे दिखाओ। और उसमें ना एक बड़ी बड़ी जबरदस्त बात मुझे ये लगती है, वो कहता है मैंने जो है वो अरबी या संस्कृत लिटरेचर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने तर्जुमा करवाया है लोगों से, और जितना मैंने पढ़ा है वो तो उससे मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसने अरबी और संस्कृत लिटरेचर इस कदर ज्यादा पढ़ा है कि उसको मोहम्मद की जो है स्पेलिंग नहीं आती, वो मोहम्मद को महमटन लिखता है। सही है। और ये हम लोगों को पता है कि लेटर ऑन जो ब्रिटिश भी हैं वो भी मोहम्मद को मोहम्मद से रिलेटेड हर चीज को मोहम्मदन पढ़ते हैं, और ये जो है वो उसको भी मोहम्मदन भी नहीं पढ़ता है, उसको माहो में टेन पता नहीं क्या करके पढ़ता है, वो समझ नहीं आती। अब ये वाली जो पूरी की पूरी बहस है, इसके एंड पे आके वो उसकी जो पूरे का पूरा कंक्लूड करता है, तो उसमें वो कहता है कि दरअसल हम लोगों को अब इस बात की जरूरत है कि हम जो है वो अरबी और संस्कृत को किसी तौर पर परवान न चढ़ने दें।
इसमें वो एग्जाम्पल देता है, वो कहता है कि हम लोग किसी सूरत भी जो है वो चर्च की जो मिशनरीज आती हैं उनको स्पॉन्सर करने के हक में नहीं है, हम उनको स्पॉन्सर नहीं करना चाहते। बट इसी तरह क्योंकि हम लोगों को लगता है कि वो इस काबिल नहीं है, बट इसी तरह से हम किसी ऐसे फजूल दिमाग के लोगों को भी परवान नहीं चढ़ने दे सकते जो अपने जो है ना वो भगवानों की कहानियां लेके आ जाएं, या फिर अपनी एक्सप्रेसी अपने जो है वो कदीम दकियानूसी ख्यालात लेके, और दकियानूसी ख्यालात से मुराद इंडियन सिविलाइजेशन ले रहा होता है कि वो उनको लेके आ जाए और आके कोई बातें करे, तो उनको भी हम किसी सूरत वो नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहले कहता है कि जी जितनी एड्स दी जाती हैं यूनिवर्सिटीज को फौरी तौर पर खत्म कर दी जाए, मदरसों की ग्रांट्स खत्म कर दी जाए, और उसके अलावा जो संस्कृत की लैंग्वेज पे जितनी तरवीज पे काम किया था उसको तमाम खत्म कर दिया जाए। और उसमें एंड पे वो जो है एक पूरा का पूरा उस पर एक लंबा पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, जिसमें वो कहता है वी मस्ट फॉर्म अ क्लास who shall be the interpreters between us and millions we govern, Indians in blood and color, English in taste, in opinion, in morals and in intellect। तो हम लोगों को दरअसल जो है वो थिंकर्स नहीं चाहिए, ना ही हम लोगों को जो इंडिजिनस थॉट है वो परवान चढ़ता हुआ देखना है, बल्कि हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को ऐसे गुलाम देखने हैं जो इंग्लिश हमारी जबान बोलें। और जब जबान बोलते हैं तो हम सबको पता है कि कल्चर का बुनियादी एलिमेंट जबान है। तो जो बंदा जबान बोलता है उसके साथ इंपीरियलिस्टिक या फिर जो है कॉलोनियल थॉट जुड़ा होता है, और जबान बोलते हुए फख्र महसूस करना जो है, और ये तमाम। अच्छा, इसमें मैकॉले खुद ये कहता है, वो कहता है मैंने तो अपने इर्द गिर्द देखा है इतने लोगों को कि वो पॉलिटिक्स पे आके मेरे साथ बहसें करते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। तो ये और इंडियंस को वो कह रहा है, और वो इंडियंस तमाम के तमाम कौन है, वो यही है, तमाम के तमाम वो वाली उस जमाने की एलीट है जो आज भी एलीट है। इसको हम लेटर ऑन चल के आगे डिस्कस करते हैं। तो उसमें वो इनको जस्टिफाई करता है और वो फिर इन्हीं को दरअसल परवान चढ़ाता है। उसके आगे चल के इस पे काम होता है, इकबाल नाम के एक आदमी जिसका 2009 में इस पे जो है ना रिसर्च पेपर है, और वो इस पे काम करते हैं। वो लिखता है कि जो है ये दरअसल दो तरह से काम करते हैं, एक तो उस एलीट को परवान चढ़ाते हैं जिसने जो है वो रूल करना है, और दूसरा उस कलर की जो है ना ओहदों के लिए लोगों को तैयार करते हैं, जो दरअसल उन लोगों के लिए काम करना है जो नीचे काम कर सकें, और उनकी तालीम को उस तक ही महदूद रखा जाता है कि वो कहीं कलर से ऊपर बन के ऑफिसर्स बनने की सोचने ना लग जाए। ठीक है, तो उनको उस तक ही रखा जाता है। अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। मैकॉले के जो रेफरेंसेस हैं और उसमें जिस क्लास का वो जिक्र करता है वो वेल वर्स्ड होती है इंग्लिश में, और ये वो क्लास है दरअसल जो नेटिव मिडिल क्लास है इंडियन। और ये नेटिव मिडिल क्लास बहुत जबरदस्त है हमारे लिए अगर इसको हम देखना चाहें, क्योंकि ये नेटिव मिडिल क्लास जो है वो सदी के खिलाफ खड़ी होती है। यही नेटिव मिडिल क्लास होती है जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए तहरीकें चलाती है। यही नेटिव मिडिल क्लास होती है जो है वो अनटचेबल्स अछूतों के लिए जो है तहरीकें चलाती है और उनकी तालीम के लिए काम करती है। और वो तहरीकें जितनी भी हैं वो फंडेड होती हैं एक्चुअली कॉलोनाइजर्स की तरफ से। तो अब ये रिफॉर्म चलाते हैं और उसके अंदर जो है ना आवाम को जाके बताते हैं कि भाई अछूतों का सिस्टम नहीं होना चाहिए, जात पात का निज़ाम नहीं होना चाहिए, जो है खवातीन के साथ गैर सिनफी जो है वो गैर सिनफी नहीं गैर मुसावाना जो है ना वो एक स्ट्रक्चर को ऐसे जो है वो प्रिवेल नहीं करना चाहिए। अब ये तमाम की तमाम बातें सही हैं, सही है, जो बातें कर रहे हैं वो बातें सही हैं। इन रिफॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहां से कि वो जाके बताते हैं लोगों को कि देखो तुम लोग किस कदर घटिया सोच है तुम्हारी, तुम किन सोच के साथ जुड़े हुए हो, और ये जो अंग्रेज आए ये तुम लोगों को किस कदर बेहतरीन दरअसल वो दे रहे हैं, बेहतरीन मॉडल दे रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं कि तुम लोग एक ऐसी सोसाइटी से जो दकियानूस है उससे निकल के अब तुम मॉडर्न होने जा रहे हो। तो अब ये पुराने ख्यालात को पीछे छोड़ो और जो है इन आइडियल्स को कबूल करो। तो जैसे ही दरअसल वो आइडियल्स तो बहुत जबरदस्त, लेकिन वो जैसे ही आइडियल्स को कबूल करते हैं तो सबकॉन्शियस में वो अनकॉन्शियसली दरअसल वो जस्टिफाई कर जाते हैं कॉलोनियल रूल, और इसी तरह वो ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करके और उनके साथ वो एडहेयर करते हैं। अब ये जो रिफॉर्म्स है वो आगे बढ़ते हैं, फंड होता है उनका, और फिर आगे बढ़ के जो नेशन की इलीट है, आज की जो नेशन की इलीट है हमारी, वो आज भी दरअसल इन्हीं जो है ना वो उन्हीं के साथ आपको जुड़ी मिलती है। वो भी आज भी वही ब्रिटिश ट्रेडिशन के साथ जुड़े हुए, और वो तमाम के तमाम चीजें आज भी उसी तरह एज इट इज प्रिवेल कर रही है। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने को जो फख्र समझा जाता है, और इसी वजह से आपको पता है कि जो इंग्लिश जो है पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि जो पाकिस्तानी एलीट होती है उनके लिए आसान होता है काम करना इंग्लिश में ज्यादा निस्बतन उर्दू के, तो वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज उनको डिक्लेयर जो है वो कोर्सियन के तहत उनको जो है करना ही पड़ता है, और वो कर देते हैं। अब इसके अंदर सबसे जबरदस्त एक जो चीज है और उस जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे अब्दुल्ला की भी बात दरअसल उससे लिंक करती है, वो है लिटरेचर जो प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब उस दौर में हम लोगों ने उर्दू में जी बहुत जबरदस्त लोगों को पढ़ा है जिनसे हमारी मुताल्ला पाकिस्तानी किताबें,
पूरी निसाबी किताबें भरी पड़ी हैं, इवन के हमने जो है ना वो उन लोगों के सिवा किसी का नाम नहीं सुना। बाबा उर्दू मौलवी डिप्टी नजीर अहमद, ओ सॉरी मौलवी अब्दुल हक, उसके अलावा सर सैयद अहमद खान, उसके अलावा डिप्टी नजीर अहमद, और ये तमाम के तमाम आइडियल्स। आप इन तमाम लोगों को उठाइए और इन तमाम लोगों को देखिए कि ये तमाम के लोग कहाँ से फंडेड हैं, इनके आइडियल्स, इनके तमाम के तमाम मूवमेंट्स दरअसल कहाँ से डिसाइड की जा रहे हैं। सैयद अहमद खान उठता है, सैयद अहमद खान उठने के बाद जो है वो दरअसल इवन के इसमें ये जो एंग्लो मोहम्मदन मूवमेंट चलती है, अलीगढ़ मूवमेंट चलती है, दीगर तमाम मूवमेंट भी समाओ उन्हीं ब्रिटिशर से जो है फंडेड होती हैं और वो उसी पे काम कर रहे होते हैं। उसमें उनका जो मेजर काम है उस जमाने में वो है कम्युनल डिवीजन, जिसके जो रूल के तहत काम कर रहे हैं वो उनका डिवाइड एंड रूल ही है। और उसके ऊपर दरअसल काम ये हो रहा है कि उस जमाने में इंडिया में बहुत सी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रही है, जिनमें जो है वो बहुत सी मूवमेंट्स के साथ साथ एक आईएनए भी है, इंडियन नेशनल आर्मी, और उसके अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं आपस में मिलाना चाह रहे हैं लोगों को, बट उनको आगे भी अंदर से तोड़ा जा रहा है। उनको बताया जा रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, हिंदुओं के साथ मिलना है तुमने, हिंदुओं के साथ मिलकर तुम लड़ोगे। और अगर मुसलमान कहीं पे कुछ कर रहे हैं तो उनको जाके कहेंगे, हिंदुओं को जाके कहा जा रहा है कि भाई तुम उनके साथ जाके लड़ोगे, उनके साथ मिलकर लड़ोगे, वो तो हमारे दुश्मन, और उनको बताया जा रहा है ये हमारे दुश्मन, इनके साथ मिलकर तुम क्या उखाड़ लो। अब इसमें क्या होता है कि सैयद अहमद खान का जितना लिटरेचर प्रोड्यूस होता है उसमें मुसलमानों को बताया जाता है तुम किस कदर सुपीरियर हो और ये हिंदू किस कदर इंफीरियर है, तुम्हारी तहजीब किस कदर जबरदस्त है और तुम जो है कहाँ इनमें फंसे हुए, निकलो इनसे जान छुड़वाओ। और इसी तरह जो डिप्टी नजीर अहमद है, जो दरअसल डिप्टी कलेक्टर होता है बाद में, जिस वजह से उसको मौलवी नजीर अहमद उसका एक्चुअल नाम है, उसके बाद में डिप्टी नजीर अहमद कहा जाता है, उसका तमाम का तमाम लिटरेचर भी दरअसल इसी चीजों के रिकॉर्ड करता है। उसका एक नॉवल का नाम भी था, मेरे पास यहाँ पे भी मौजूद है कि वो क्या, इस पे सुदेश साहब बाद में आप सुदेश से पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये होता है हम लोगों को कॉलोनियल रूल यहीं पे एंड होता है और इसके हम कंक्लूजन निकालते हैं कि होता क्या है। ये तमाम की तमाम जो एक्शंस ले रही होती है वहां की गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, जिसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि हमारा नेटिव लिटरेचर जो है वो कहीं गुम ही हो जाता है। तो दरअसल आगे चल के अभी तो बड़ी जबरदस्त बात है हमारी, उस पर हम करते हैं। तो नेटिव लिटरेचर हमारा खत्म हो जाता है, साइकिक कंट्रोल उन्होंने एजुकेशन के जरिए और आइडियोलॉजीज जो वो फैला रहे हैं उनके जरिए हासिल कर लिया होता है। हमारे दिमाग अनकॉन्शियसली हम लोग जो है वो उन्हीं के जो है उन पे नजरियात पे चढ़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ बाबू कल्चर, ब्राउन बाबूज आ जाते हैं ना, तो उनके जो है वो कल्चर जो है वो मोर डोमिनेंट हो जाता है और उनको जो है वो ज्यादा अहमियत हासिल हो जाती है। पूरे का पूरा मतलब हर एक जो चीज अंग्रेजों से जुड़ी हुई, यूरोप से जुड़ी हुई है, उसको जो है वो बहुत जबरदस्त समझ जाता है। अलामा इकबाल यहाँ पे बैठ के जो है वो पूरी तनकीद करेगा मगरब पे, लेकिन पहनेगा पैंट कोट, सही है। और इसी तरह जितनी भी चीजें उनको साथ में आप लोग जोड़ के लिंक कर लें। अब इसमें जहां पे सेम बात ये है कि जहां पे वो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं नेटिव लिटरेचर को, वहां पे वो लव प्रोड्यूस कर रहे हैं यूरोपियन लिटरेचर के लिए, जिसमें हम लोगों को मिलता है कि यहाँ पे अब देखिए शेक्सपियर से मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शेक्सपियर को यहाँ पे रखना और उसको समझना कि शेक्सपियर जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ये दरअसल वो कॉलोनियल माइंडसेट है जो आज तक हमें मौजूद है और इसको हम जो है पोस्ट कॉलोनियल उसमें डिस्कस करेंगे। अब इसके साथ साथ ये होता है कि जब आपके पास जो है आपको उनसे मोहब्बत करना सिखा दी जाती है, आपको अपने आप से नफरत करना सिखा दी जाती है, आपकी आइडेंटिटी कहीं खो जाती है, आप दरअसल आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं, आपके आइडियल्स खो जाते हैं, तो ऐसे में आपकी सोच जो है वो यूनिफॉर्म कर दी जाती है, आपके अंदर से क्रिटिकल थॉट मिट जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी जो है बुनियादें तक जो है वो खाक आलूद हो जाती है। उनके बाद आपका जो एडहेरेंस है वो एग्जिस्टिंग ऑर्डर के साथ ही हो जाती है हर दौर, और आप जो है कहते हैं कि बस इसके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब इसी को हम सोच सकते हैं, इसके बारे में क्या सोचेंगे। उनको जस्टिफाइड है उनको हम पर रूल करना। वेस्टर्न आइडियल्स को जो है ना आज भी हम सोचेंगे उसी तरह, और यही सोचेंगे भाई वही जो है ना तरक्की याफ्ता है, हम तो साले जो है ना वो पता नहीं कब से पुराने दकियानूसी ख्यालात के हामिल ही हैं और हम तो इंतहाई पूरी तरह से जो है ना वो नीचे पिसे हुए हैं और हमारी तारीख जो है वो कहीं मिलती नहीं है और हमें पता भी नहीं है अपनी तारीख। हम में से कौन है जो यहाँ पे उठ के दावा करे कि उसको 5000 साल तक की पुरानी जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तारीख पता है? किसी को पता है तो यहाँ पे जो है ना वो बताते हैं। अब हम आते हैं पोस्ट कॉलोनियल एरा पे, और पोस्ट कॉलोनियल एरा पे सबसे जबरदस्त बात ये है कि हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मैंने लिखे हुए हैं और ये मैंने इंग्लिश में ही लिखा है क्योंकि मेरे पास इनके जो है वो सब्स्टिट्यूट अब तक उर्दू में मौजूद नहीं, और ये दरअसल हमारा माइंडसेट है जो आज तक प्रिपेयर करें। अब इसमें कुछ सवालात हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, तो आप में से कोई भी एक शख्स जो है वो 5 इंडियन फिलोसफर्स के नाम ले सकते हैं, कोई से 5, 2, 3, 1। इंडिया इस कदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इस कदर बंजर जमीन है कि वहां जो है थेल्स आया था पढ़ने के लिए और वहां से वो पढ़ के गया था। सोक्रेटिस अपने चक्करों में जो है वो इनका जिक्र करता है इंडियन जो सिविलाइजेशन।
तो ये इस कदर बंजर है कि इन्होंने फलसफी कभी पैदा नहीं की क्योंकि हमें नहीं पता। अच्छा चलें, वो तो हमें पता नहीं है, इंडियन फिलोसफर्स का हमें नहीं पता। अरबिक फिलोसफर्स आप लोगों में से किसी को पता है? कोई 5? हाँ सही है। अबू याकूब अल किंदी। और कोई? सही है, 3 हो गए। पहले 3 अब ग्रीक फिलोसफर्स के नाम लें। सही है। इंग्लिश फिलोसफर्स के नाम लें, फ्रेंच फिलोसफर्स के नाम लें, जर्मन फिलोसफर्स के नाम लें। किस कदर आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है हम तमाम लोग। एक फलसफी नहीं पता यार हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। सही है। जर्मन फलसफियों की इतनी लाइनें लगाई हुई हैं हम लोगों ने, यूरोपियन फलसफे से भरे पड़े हैं। क्या हमारी तारीख एग्जिस्ट नहीं करती? इंसानियत की इर्तिका, इंसानियत की बुनियाद जो स्टार्ट होती है वो इंडिया से होती है। इंडिया से इंडियन और अफ्रीकन तहजीबें अव्वलीन तहजीबें हैं हमारी जो हमें मिलती हैं, वहां से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे डायलेक्टिक्स का इस कदर बेहतरीन हमारे पास जो है वो क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इन फलसफे को, मैं भी सोसाइटी से बाहर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने भी अब जाके उनको जो है ना देखना स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि सोक्रेटिक जो है ना वो थॉट के ऊपर किस कदर जो है ना असर रसूख है, इन्फ्लुएंस है इंडियन सिविलाइजेशन का और इंडियन थॉट का, और हम लोगों को नहीं पता। अब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को पता नहीं है, क्यों, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को पता नहीं लगने दिया गया, और सब कॉन्शियस में हम लोग भी दरअसल कहीं ना कहीं जो है ना आज तक जुड़े हुए हैं उसी जो है ना कॉलोनियल माइंडसेट के साथ। हमारे दिमागों पे उन्होंने, वो आप लोगों ने डोले शाह के चूहे देखे, उनके दिमागों में प्याले होते जिनके प्यालों के अंदर जकड़ के उनके दिमागों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, तो हमारे दिमागों को भी उसी में कैद रखे। हम जब किसी ग्रीक फिलोसफर का नाम लेते हैं, फलसफी का नाम लेने से प्रॉब्लम नहीं है, फलसफी का नाम लेने से प्रॉब्लम इस बात में है कि हम उनको जो है सुपीरियर रख देते हैं और खुद को कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा था उस जमाने में। यहाँ पे तो जो है लोग गोबर में फिरते थे, खेत में जाके बस खेत को करते थे, वो तो बहुत तहजीब याफ्ता थे, इब्तदाई। तो ऐसा है। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। आप में से कोई जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम ले सकते? फ्रीडम फाइटर चाहिए, पॉलिटिशियंस नहीं चाहिए। तो दरअसल ऐसा ही है ना सारा का सारा। अब ये जो मेरी डिस्कशन चल रही है पोस्ट कॉलोनियल जो है एरा 1947 में जो है ना सपोजिटली और अपेरेंटली खत्म हो गया। इंडिपेंडेंस हमने हासिल कर ली, बट इंडिपेंडेंस कितनी है हमारे पास जो है ना वो सोचने समझने की जो है ना सलाहियत है और कितनी हमें फ्रीडम ऑफ थॉट है, वो अभी हमें पता चल गया कि हम लोगों को अब तक अपना ही नहीं पता कि हम कहाँ बैठे हैं, तो ये कुछ भी नहीं पता। और इसके अंदर दरअसल यही है कि आज तक जो है जितने फ्रीडम फाइटर्स थे यहाँ के, चाहे वो भगत सिंह था, उधम सिंह था, उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस था इवन, या फिर जितने भी थे, उनमें से किसी एक के नाम पे हमारी कोई एक यूनिवर्सिटी है, कोई एक हमारा चौक है जो उनके नाम पे, कोई एक हमारी जो है वो जगह जो उनसे मंसूब हो, कोई भी नहीं है। लेकिन सर सैयद अहमद खान से मंसूब यूनिवर्सिटी भी है हमारे पास, ठीक है, उस तमाम के साथ। और सर सैयद अहमद खान हीरो है हमारा, मुताला पाकिस्तान में हीरो बना के पेश किया जाता है, हालांकि नहीं पता कि उसने जस्टिफाई करवाया है कॉलोनियल रूल को हमारे ऊपर। उसने अंग्रेजों को हम लोगों को बताया है कि यही है तुम्हारे अब्बा अजदाद, और अब्बा हुजूर जो है अब तुम्हें माननी पड़ेगी, इसके सिवा अब कोई चारा नहीं है। तो अब जो है वो चम्मच से सिखाना उसने सिखाया है हम लोग। चम्मच से सिखाना खाना बुरी बात नहीं है, चम्मच से खाने को सुपीरियर समझना और हाथों से खाने को जो है वो इंफीरियर और घटिया समझना, ये गलत माइंडसेट है। ये वो माइंडसेट है जो मैकॉले देना चाहता है, जो कहता है कि ये पुअर और रूट कौम है जिनको कुछ पता ही नहीं, अनसिविलाइज्ड है और हम इनको सिविलाइज करें। तो इससे पोस्ट कॉलोनियल एरा के अंदर दरअसल यही होता है कि वो न्यू कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस के अंदर। अच्छा आजादी जो है ना, आजादी को हम बुनियादी तौर पे किस तरह डिफाइन करते हैं, इसमें अब ये सब बहुत जबरदस्त बात है कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, क्या आजादी होती है, बताया मुझे। बहुत बहुत बेसिक पे जाके ना, बहुत बुनियादी आजादी की डेफिनेशन क्या है, मतलब अपने ऊपर लें कि हम लोग कब कहते हैं कि मैं आजाद हो गया। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फैसले आदमी दुआओं से करने के लिए चाहता हूं। और वो कब हो पाते हैं? खड़े होते हैं या माशी तौर, जब मैं फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्टेबल होता हूँ, जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ, तो उस वक्त मैं अपने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो मुझ पर असर रखता है
फैमिली, उससे मैं आज़ाद होकर खड़ा हो जाऊँ। सही है। हमारा मुल्क क्या आज तक इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली स्टेबल है, या फिर वो आज़ाद है? वो आज़ादाना फैसले ले सकता है? जब वो आज़ादाना फैसले नहीं ले सकता तो वो आज़ाद नहीं है। और जब वो आज़ाद नहीं है तो वहां पे जितना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस आता है, उसके साथ 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 में जब हमारे अब्बा जी हमें पैसे देते हैं ना, तो उनके फैसले भी हमें मानने पड़ते हैं, उनकी सोच भी हमें माननी पड़ती है। चाहे आप जितना मर्जी इख्तलाफ रख लें, अब्बा जी से आप इख्तलाफ नहीं रख सकते, आपको पैसे चाहिए होंगे। तो यही दरअसल न्यू कॉलोनियल माइंडसेट है, जिसमें आपको बाज़ाहिर महसूस होता है कि आप आज़ाद हैं, लेकिन आप आज़ाद नहीं होते। आपके जेब में उन्हीं से पैसे आने हैं, वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने हैं आपको, IMF ने पैसे देने, जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं कि उनका क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है, और उन्होंने पैसे देने तो उन्होंने अपनी बातें आपसे मनवानी है। तो इसकी सबसे जो है ना जबरदस्त बात यह है कि US एड आती है पोस्ट 9/11 जो है ना दौर में, और उसमें 57% जो है ना जो सिलेबस है उसको अल्टर कर दिया जाता है पाकिस्तान में करिकुलम, और उसमें अल्टर करके पहले जो उसमें उन्होंने अफगान वॉर के दरमियान में सारा जिहाद उन्होंने घुसाया होता है, इंजेक्ट किया होता है। अब वो जिहाद के खिलाफ वो काउंटर एक्सट्रीमिज्म जो है ना इंजेक्ट करते हैं, जिसमें वो दरअसल हमारे इस तरह के सिलेबस आ जाते हैं, टॉलरेंस वाले या XYZ जितने भी सिलेबस आते हैं, उसमें वो दिखाते हैं कि नहीं भाई आपस में जो है ना मजहबी रवादारी होनी चाहिए, इस्लाम को देन वो पीस का मजहब बना के पेश किया जाने लगता है, और किया जाना चाहिए था। हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि पहले नहीं किया जा रहा, पहले उसको जिहादी मजहब दिखाया जा रहा था, और उसको दिखाया जा रहा था कि गर्दनें उड़ा दो। इवन के इस्लामिया की किताबों में बाकायदा मौजूद था कि जी जो है काफिरों की गर्दन उतारने का हुक्म दिया गया है। और अब भी जो है, पहले भी हम इन चीजों को जिक्र कर चुके हैं और बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं। तो अब इसमें एक और जबरदस्त बात यह कि वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है 2018 में, 2018 तक का दरअसल वो टास्क देता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। वो कहता है कि 37% स्कूल हमें प्राइवेटाइज चाहिए, अगर वो प्राइवेटाइज नहीं होंगे आपको लोन नहीं मिलेगा। सही। और ये क्यों है आगे चल के इसको भी हम अभी फौरन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, 2021 की स्टडी है, वो कहती है कि अब इस सबसे हो क्या रहा है दरअसल एजुकेशन पे, या फिर हमारे जो तमाम के तमाम थॉट है उस पर इस कदर इन्फ्लुएंस है। हम लोगों को लगता है कि हम बहुत आजादाना सोच रहे हैं, बट नहीं सोच पा रहे। हम लोगों को कैद किया हुआ है, और उस कदर कैद किया हुआ है, चाहे वो जिस भी तरह से उन्होंने किया हुआ है। पहले उन्होंने हमारा थॉट ही मिटा दिया, तो हमारा तशख्खुस मिटा दिया, हमारी आइडेंटिटी मिटा दी। जिस शख्स की अपनी आइडेंटिटी ना हो क्या सोच सकता है? वो उस कदर ही सोच सकता है जिस कदर उसको जो है वो उन्होंने एक उसका स्कोप खुद मुअय्यन किया। उससे बाहर वो कभी सोच ना सकता है, ना उसके बाहर वो देख सकता है। अब इसमें होता है कि एक स्टडी बताती है 2021 की कि पाकिस्तान भर में सिर्फ 12% जो है ना क्लासरूम्स ऐसे हैं जिनके अंदर सवाल करने की इजाजत दी जाती है। वरना कोई सवाल करता है टीचर सामने तो गुस्सा कर जाता है, या फिर उसको कहता नहीं भी नहीं, यहाँ पे कोई सवाल करने की किसी को इजाजत नहीं है, ना ही कोई सवाल करेगा। अब ये दरअसल हम लोग इसको, अब ये वाला पूरा का पूरा दौर है, हम लोगों ने पीछे देखा, वर्ल्ड बैंक के इन्फ्लुएंसेस देखे और ये दीगर चीजें देखी, तो ये क्यों हो रही है? और इसको समझने के लिए हम लोग एक थ्योरी को उतरते हैं, और वो है न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म क्या है? अब न्यू लिबरलिज्म को समझने से पहले हम लोग को पोस्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो सिनेरियो समझना पड़े। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में और 2 के बाद 2 में जो मैस डिस्ट्रक्शन है या फिर जितनी भी तबाही है, उसकी सूरत में जो है ना इंसानियत बिल्कुल एक तबाही की नहज पे पड़ी है, और वहां से उन लोगों को अब जो है ना रिवर्स गियर लगाना है, और उनको वापसी जो है ना आगे अपनी पुरानी एटलीस्ट उनको जो है ना अपना सर्वाइवल के लिए जो है ना मीन्स पैदा करने। तो उसके लिए वो जिस मॉडल को अपनाते हैं वो मॉडल कहलाता है कीनीशियन मॉडल, जिसका दरअसल इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनार्ड कीनीस। ये मॉडल डिपेंड जिन चीज़ों पे करता है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, और उसके अंदर जो है ना कि हुकूमत जो है रियासत स्टेट तरफ, स्टेट को एम्प्लॉयमेंट जो है ना उसकी गारंटी देनी चाहिए, स्टेट को वेलफेयर के प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, XYZ जितनी भी चीज़ें, और जिस कदर भी वो काम कर सकती है सिटीजन्स के बेनिफिट के लिए उसको करने चाहिए। सही है। तो अब इसके अंदर ये है कि जब ये, और ये करने की जरूरत क्यों? क्योंकि इंसान भाई पहले मर रहा है, उनके पास पैसा है ही नहीं, जो जंग से लड़के वापसी कहाँ है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर स्टेट ही उनकी बेनिफिशियरी नहीं बनेगी तो उनके पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। उनको तालीम भी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी जो स्टेट उसको ऊपर भी लेके जाना है, आपको दुनिया का मुकाबला भी करना है। तो इसके अंदर जो दरअसल जॉन मेनार्ड कीनीस है वो मॉडल क्या देता है, वो उसका जो बहुत ही क्लासिक मॉडल है, और वो सबको पता है हमें, डिमांड एंड सप्लाई वाला मॉडल। जब डिमांड बढ़ती है तो ही साथ में सप्लाई भी बढ़ता है। तो अब इसमें जो है डिमांड दरअसल जो है वो इन इट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है ना उसको कह लेंगे डिपिक्ट करती है, क्योंकि अगर बंदों के पास नौकरी नहीं होगी वो कहाँ से कोई चीज खरीद सकता। तो लोगों के पास रोजगार का होना, पैसे का होना बहुत जरूरी है कि वो चीजें मार्केट में आए। जब पैसा होगा तो ही वो निकालेंगे मार्केट में, जब वो निकालेंगे तो ही वो प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ही सप्लाई बढ़ेगी, और ये इकोनॉमिक पूरा साइकिल घूमे हैं। बट हुआ क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम आता है, और उसको जिक्र करने के लिए यहाँ पे हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से सरप्लस वैल्यू थ्योरी जो है माउसी वो देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब आप अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, सही, तो आवाम जो है किसी कदर जो है वो डिमांड कम होती जाती है, और उसको जो है डिटेल यहाँ पे डिस्कस करने का आई थिंक अभी मौका नहीं है।
बट उसमें ब्रीफली अगर उसको डिस्कस करें तो ये है कि एक कैपिटलिस्ट जो भी है या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका बुनियादी मकसद इंडस्ट्री लगाने का पैसा मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा अपना, और जैसे एक 10 रुपए की चीज है, वो मार्केट में आएगी बिकने के लिए, एक शख्स उसको जो है वो खरीद रहा है 10 रुपए का, उसकी तनख्वाह जो है वो शख्स की 20 रुपए है, और उसने सिर्फ 10 रुपए की वही चीज तो नहीं खरीदी, उसने कितनी चीजें खरीदी। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो वहीं पे, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, 12 रुपए पे हो जाएगी, उसका पैसा वहीं रुका हुआ है, जो वो शख्स है उसकी तनख्वाह वहीं रुकी हुई है, 12 से 13 20 हो जाएगा, और वो चीज बढ़ती रहेगी, ये कम होता रहेगा। इस तरह से क्या होगा, या तो और वो माइनस पीछे नहीं जा सकता, अगर वो पीछे जाता है, अपना प्रॉफिट जो है मिनिमाइज करता है, तो फिर उसको इनमें से निकालना पड़ेगा बंदों को, सही है, तो इनको निकाल नहीं सकता। वो मैक्सिमाइज करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज जैसे जैसे होता रहता है, इन बंदों की जो कुव्वत खरीद है वो कम होती जाती है, वो अल्टीमेटली इतनी कम हो जाती है कि उनके पास खरीदने को चीजें नहीं बचती। जब डिमांड कम हो जाती है तो अल्टीमेटली सप्लाई, वो इतनी प्रोडक्ट मार्केट में आगे क्या करेगी, सही है, तो जब वो इतनी मार्केट में आ जाती है और उसका जो है अपना बिजनेस ठप होना स्टार्ट होता है, तो वो क्या करता है, वो बंदे निकालना स्टार्ट करता है। जब वो बंदे निकालता है इंडस्ट्री से, तब अनएम्प्लॉयमेंट आती है, सही है, और इस तरह की दीगर तमाम चीजें, जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तब वो दीगर तमाम चीजें फिर दोबारा वही सर्कल चल पड़ेगा। तो इसमें दरअसल क्या हुआ कि कुछ लोग उठते हैं और वो उठ के कहते हैं कि भाई देखो, हम लोग जो कैपिटलिस्ट हैं, वो उनका एक जो पैसे का एक बड़ा हिस्सा जो है ना वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में लग रहा है, उनको जो है ना वेलफेयर में फ्री में अपना पैसा लगाना पड़ रहा है। हम हेल्थ के पैसे क्यों दें, हम जो है आवाम के एजुकेशन के पैसे क्यों दें, हम दीगर जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए पैसे क्यों दें, तो हमें उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, उसको मिनिमाइज करके जो मॉडल है ना वो बेहतर चल सकता है। तो उसके लिए वो उनका दरअसल बुनियादी जो प्रोपोजिशन है वो यही होता है कि रिड्यूस पब्लिक वेलफेयर स्पेंडिंग्स, जिसके नतीजे में वो उसको मिनिमाइज करते हैं, जो हेल्थ है उसको वो इंश्योरेंस पर डाल देते हैं, एजुकेशन को प्राइवेटाइज करते हैं, इकोनॉमी जो गिग इकोनॉमी आ जाती है हमारे पास, जो वो परमानेंट जॉब्स खत्म करके अल्टीमेटली वो जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स की तरफ चल पड़ते हैं, और ये दीगर तमाम चीजें बढ़ती चली जाती है। इनका जो नतीजा हमें मिलता है वो क्या होता है कि पाकिस्तान में, इसको हमने आई थिंक पिछले सर्कल में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले, तो इसके अंदर अब ये है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो पोस्ट 9/11 के बाद पाकिस्तान को अल्टीमेटली प्रेशराइज किया जाता है मनवाने के लिए चीजें। अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो पाकिस्तान पहले शिकंजे के अंदर, तो उसको चीजें माननी सही है, उसको प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जबरदस्ती लगाया जाता है। जिस तरह हमने देखा 2018 तक वर्ल्ड बैंक टास्क देता है कि आपने 37% प्राइवेटाइज करने ही करने, नहीं किए तो आपको लोन नहीं मिलना, लोन नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे चल लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट तो हम है नहीं। तो अब उसके बाद पाकिस्तान में क्या होता है कि जहां पे न्यू लिबरल पॉलिसीज के तहत हम लोग को प्राइवेटाइजेशन बढ़ानी पड़ती है, हम लोग अपने तमाम इदारे प्राइवेटाइज करते जाते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन के दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक प्रोसेस ये होता है कि आप डायरेक्ट जो है ना आओ और आज उठ के कहो भाई हम तालीम इदारे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अब जब आप ये करोगे तो आपको अवामी रिएक्शन सहना पड़ेगा, पब्लिक अचानक उठ के आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है भाई, हम कहां से पैसे थे। तो इसके नतीजे में आप क्या करते हो, आप मैच साइकी के साथ, और वो आप कैसे खेलते हो, आप ना स्लोली प्रोसीजर एक चलाते हो, उसमें जो पब्लिक स्कूल्स हैं या पब्लिक इदारे हैं उनका स्टैंडर्ड गिराते चले जाते हो, और उनके मुकाबले में मॉडल्स पैदा करते हो प्राइवेट स्कूलों के, प्राइवेट जितने भी इदारों के, उनके मॉडल्स आवाम खुद देखती है कि यार इस स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजूं, सही है, जिसमें भेजने के बाद उनको कुछ पढ़ाते नहीं है, टीचर्स वहां पे आते नहीं है, कुछ नहीं हो रहा वहां पे, उसके बजाय मैं इस स्कूल में क्यों ना भेजूं जिसकी फीस भी कम है और जो है ना वो बड़ा जबरदस्त तालीम देते हैं। यहाँ पे जो है ना हमारा बच्चा अंग्रेजी सीख के भी निकल रहा है, क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट भी प्रिवेल कर रहा है ना, तो वहां से अंग्रेजी भी बेहतरीन बोलता है और ये बोलता है। आपकी प्राइवेट स्कूलों की पूरी हायरार्की है, ये ऊपर तक, नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर तक जा रहे हैं। अब इसमें एनजीओस्टिक स्कूल्स भी हैं, क्योंकि डोनर फंडिंग भी आ रही है ना, डोनर फंडिंग आ रही है, और डोनर फंडिंग पे भी दरअसल अच्छा डोनर्स का भी ना ये वो है बुनियादी उनका मुतालबा ये है कि प्राइवेटाइजेशन को मैक्सिमाइज किया जाए और जो गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर है उसको कम से कम किया जाए। और इवन के हम लोगों ने एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें जो है ये जो डोनर्स हैं, इंटरनेशनल डोनर्स, वो पाकिस्तानी हुकूमत से उन्होंने बाकायदा ये अपना इंदिया दिया है उन्होंने कि पाकिस्तान में हम जब डोनेशन करना चाहते हैं तो सबसे काबिल एतमाद हमें अगर कोई इदारा लगता है तो या फिर जो हमें महकमा लगता है वो एजुकेशन, हम एजुकेशन में डोनेशन देना चाहते हैं, उसके सिवा हमें किसी भी एतबार नहीं। अब एजुकेशन में डोनेशन देते हैं वो, चाहे वो एनजीओज की सूरत में हो और दीगर तमाम सूरतों में। एनजीओज की सूरत में आती है तो भी हम लोगों ने देखा कि अबू जी जब पैसे देते हैं तो साथ में अपने नजरियात भी देते हैं, तो उन्होंने अपने नजरियात देने ही देने, और वो आते हैं, जब साथ में आते हैं तो फिर अब एनजीओज का मॉडल हमारे सामने बड़ा जबरदस्त आता है। एक बच्चा अगर फ्री एनजीओ के स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, वो सरकारी स्कूल में क्यों जाएगा पढ़ने के लिए, और अल्टीमेटली सरकारी स्कूलों में नहीं जाएगा, सरकारी स्कूलों में जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले जाएंगे, और एनजीओ जो है वो मॉडल बनती चले जाएंगे। जब एनजीओ कम से कम होंगी हमारे पास, उसके बराबर में प्राइवेट स्कूल सस्ता आएगा, तो आवाम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देगी, फिर वो प्राइवेट स्कूल स्लोली महंगे करते जाएंगे, और फिर करते करते जो अफोर्ड करता होगा ऊपर ऊपर जाता रहेगा।
2002 की रिसर्च के मुताबिक 34% जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को अर्बन सोसाइटीज में वो कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना ही प्राइवेट स्कूलों में, हमने पढ़ाना ही नहीं है। आप लोग आज भी देख लें मिडिल क्लास में हमारे पास जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो अपने बच्चों को किन कॉलेजेस में भेजते हैं, किन स्कूलों में भेजते हैं। कौन है जो अपने बच्चों को जो है ना वो इंटरमीडिएट लेवल पे जो है ना वो डिग्री कॉलेजेस में या फिर इधर पढ़ाना चाहता हो, जिनको थोड़ा पैसा हो गया पंजाब कॉलेज जाओ, एक्सप्रेसी डिग्री कॉलेज में जाओ, स्कूलों में कौन भेजेगा अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में। तो इसमें भेजने का दरअसल मकसद ये नहीं है कि उनकी तालीम खराब है, और अगर उनकी तालीम खराब है भी तो उनके पीछे के हमें दरअसल कॉजेज ढूंढने पड़ेंगे कि उनके पीछे के कॉज क्या है, क्या मकसद है। वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अगर हुकूमत चाहे तो अकाउंटेबिलिटी बन नहीं सकती। सही है, हुकूमत से बेहतरीन कौन है जो है ना चेक एंड बैलेंसेस बरकरार रख सकता है, बट नहीं रख रहे तो उसके पीछे का मकासद क्या हो सकते हैं, और वो हम लोग यहाँ पे अभी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं क्या हो सकता है। अब उसमें ये है कि जो सरकारी इदारे एग्जिस्ट करते हैं, सही है, उन सरकारी इदारों में भी तालीम से हटा के न्यू लिबरल पॉलिसीज, क्योंकि हर चीज को कमोडिफाई कर रही है, हर चीज को दरअसल जो है वो उसकी आइडेंटिटी से हटा के प्रोडक्ट बना रही है, मार्केट के अंदर लेके आ रही है। हेल्थ प्रोडक्ट बन गई है, आपको इंश्योरेंस लेनी है आपको हेल्थ मिलेगी, सही है। एजुकेशन इन इटसेल्फ प्रोडक्ट बन गई है, आपको पैसा होगा आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उसके अलावा आप नहीं खरीद सकते। और जब आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो पैसे लगा के, तो जाहिर सी बात है कि आप उससे भी देन आप जो है ना रिटर्न चाहते हो, इन रिटर्न आपको भी तो कुछ चाहिए ना। तो इसलिए एजुकेशन भी इन इटसेल्फ कमोडिफाई हो जाती है। जब एजुकेशन कमोडिफाई हो जाती है तो हम लोग ये देखते हैं कि 73% ऑफ द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, सही है। उनके अंदर जो आर्ट्स के प्रोग्राम उनको कम से कम करती चली जाती हैं, और उसकी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो बहुत से यहाँ पे नए प्रोग्राम स्टार्ट होते रहते हैं। अब जो है ना वो स्किल्स वाले प्रोग्राम स्टार्ट होते रहते हैं, और अभी रिसेंटली जो है वो सीएसएस प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब सीएसएस प्रोग्राम इन सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में अभी भी स्टार्ट हुआ है, जिनको पता होगा। तो अब वो सीएसएस प्रोग्राम स्टार्ट होने के पीछे भी दरअसल वही कॉलोनियल माइंडसेट, और सीएसएस वाला दरअसल एक पूरी की पूरी वो एक खेप है ना, वो खेप दरअसल प्योर वो मैकॉले की वो वाली क्लास है जिनको वो कहता था कि ब्राउन एंड ब्लड एंड कलर एंड इंग्लिश एंड ओपिनियंस टेस्ट एंड मोरालिटीज। तो दरअसल यही है, और इसको अगर कोई सीएसएस कर रहा है तो वो बुरा नहीं है, सही है, उसको मजबूर कर दिया गया, बट एटलीस्ट वो कॉन्शियसली कर रहा हो, उसको पता हो कि वो एडहेयर नहीं कर सकता उन मोरालिटीज के साथ, क्योंकि वो कॉलोनाइज्ड मोरालिटी है, वो कॉलोनाइजर्स की मोरालिटी, उनके ओपिनियंस हैं वो जो उन्होंने हमारे ऊपर थोपे, उन्होंने हमारे आबाओजात का कत्लेआम मचाया है। यहाँ पे किस किस का नाम नहीं, यहाँ पे कनर डॉयर को कौन नहीं जानता, सही है, और उनके साथ हमें कोई किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। उन्होंने आके हमारे यहाँ पे ना उनको हमदर्दी थी, उन्होंने हमारे 20-20 हजार लोगों को सामने खड़े करके फायर मारे, क्यों? उन्होंने हमारे 40-40 हजार लोगों को खड़े होकर उनको गोले बरसाए हैं उन्होंने, सही है। जब उनको कोई हमदर्दी नहीं थी तो हमें भी उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, किसी तौर हमदर्दी नहीं है। बट अगर हमें आज उनसे हम लोगों को सुपीरियर मान रहे हैं उनको किसी भी तौर, तो दरअसल वो हम लोगों की उनके साथ हमदर्दी सिंपैथी नहीं है, बल्कि उनका हमारे ऊपर वो अल्टीमेटली कंट्रोल है जो उन्होंने हमारे पर थोपा है, और आज तक हम लोग को रूल कर रहे हैं, और हम आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के अंदर ही सिर्फ ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होते, ये दुनिया भर में आर्ट्स के जितने भी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के प्रोग्राम उनको जो है ना वो सब्सिक्यूट किया जाता है, उनको खत्म करने की तरफ ले जाया जाता है। इसके रिसेंट अभी एग्जांपल जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है हमारे पास, इसमें हार्वर्ड को जो है वो एड उसकी जो है यूएस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं देते पैसे एजुकेशन के लिए, अपने पैसे खुद ही तुम लोग जो है ना वो लेके आए। और फिर इस पे एक एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास ये है कि 13,000 स्कूलों को, अभी पिछले साल आप लोगों को पता है 2023 में जो है स्टार्ट होती है ये, जब पहली दफा कहा जाता है कि भाई जो मुस्लिम हैंड्स नामी एनजीओ को 5,000 स्कूलों को उस वक्त कहा गया, जिसमें 5,000 स्कूलों को ऑफिशियली कहा गया था, बट अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये थी कि 7,000 तक के स्कूल उन्होंने प्राइवेटाइज करने हैं। और उसमें जो हमारी जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक उनकी जो फीस थी वो 1,500 से लेकर 5,000 तक के दरमियान थी। अब वो 1,500 जो फीस है, सही है, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 100 बंदा रेडी लगा रहा है ना, वो 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है। अगर वो 500 दिहाड़ी कमाता है तो वो 3 दिन का फाका है उसके लिए अपने एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाना, सही है। वो 3 दिन के लिए अपने फाका करके एक बच्चे को स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? तो आप दरअसल मार्जिनलाइज करते जाते हो एक माशरे की बड़ी कम्युनिटी, और ये दिन ब दिन कम्युनिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम देखते हैं इनके पास कुव्वत खरीद है वो अल्टीमेटली कम होती चली जाती है, और माशरे में इन्फ्लेशन बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। हम अपने बचपन में थे इस कदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं जिस कदर आज है, और बढ़ती ही जा रही है जिस कदर मर्जी प्रोग्राम्स आज है, क्योंकि न्यू लिबरल प्रोग्राम्स के तहत ये जो है वो वेलफेयर प्रोग्राम आ ही नहीं सकते अब किसी भी। तो अब ये होता है, और दुनिया भर में जो है एड पूरी की पूरी काट दी जाती है। अब रिसेंटली होता है कि 5,000 स्कूलों ने प्राइवेटाइज करने का कहा होता है, जिसपे जो है वो पब्लिक रिएक्शन निकलता है, और उसके तौर पे ये उस वक्त आके जो है केयर टेकर गवर्नमेंट होती है हमारी, वो कहती है कि जी हम लोग इस पर बातचीत करते हैं, और वो इसको किसी तौर जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं। बट होता ये है कि इनकी हुकूमत आती है, और उस जमाने में आप लोगों को सबसे जबरदस्त बात बताऊं कि जो मीडिएटर होता है बात करने वाला दरमियान में, वो मरियम नवाज होती है।
सही है। और उस जमाने में भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि मरियम नवाज ये कह रही है, बट ये मरियम नवाज जैसे ही आएगी हुकूमत में तो ये वो सबसे बड़ी जो है ना वो सरगुना होगी जो सारे स्कूलों को प्राइवेटाइज करवाई। और यही होता है, वो आती है और उसने आते के साथ ही पंजाब भर में जो है वो 13,000 स्कूल प्राइवेटाइज करवा देते हैं, जबकि जो इनका एम है वो 20 से 25,000 स्कूलों को प्राइवेटाइज कराने का है, जो कि उनका पोस्ट ईद का अभी का प्लान है उनका। उन्होंने ईद के फौरन बाद जो है 20 से 25,000 स्कूल प्राइवेटाइज कर दी, जिसके तहत हम लोग के जो बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो आउटसोर्स की जा रही है, यूनिवर्सिटी हमारी आउटसोर्स की जा चुकी है, जिसमें पिछले दिनों बहुत प्रॉब्लम्स रहे हैं हम लोग की जो है वो अब नहीं है फीसें देने के लिए। आवाम के पास जो है वो तो सही दिन ब दिन कम होती जा रही है। अगर हमारी फीस आज जो है वो 30,000 थी तो 30,000 आप लोग ये समझ लें कि किसी सूरत बहुत हद तक हमारी यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो वेलफेयर के तहत ही हम लोग को 30,000 दी हुई। जैसे ही ये प्योर आउटसोर्स उसमें उतरेगी और आउटसोर्स होने के बाद ये प्योर जो है वो न्यू लिबरल मॉडल पे खड़ी होगी तो इनकी फीसें लाख क्रॉस कर जाएंगी। स्कॉलरशिप प्रोग्राम दरअसल जो है वो हम लोगों को जो है ना वो बच्चे को थप्पड़ मार के टॉफी दी जाती है, तो वो टॉफी दी जाती है, तो उनको बताया जाता है कि कोई नहीं 20,000 लोगों से अगर 25,000 स्टूडेंट्स हैं उनसे आप अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके और 2-3 स्टूडेंट्स को जो है ना दिखा के भाई तुम मेहनत करो तुम्हें मिल जाएगा, तो दरअसल वही उसमें लगा के और आवाम के ऊपर जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है, पूरी की पूरी एक्सप्लॉयटेशन है, उसको जस्टिफाई कर लिया जाता है कि भाई देखो तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा, तुम हो ही निकम्मे, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुमने कभी जिंदगी में हार्ड वर्क किया ही नहीं, तुम पढ़ ही नहीं सकते, अगर तुम पढ़ पाते हो तो तुम्हें भी स्कॉलरशिप मिल जाती, तुम्हें भी मिल जाता, तो तुम्हें नहीं मिल सकता। तो अब बस यही है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान भर में अभी रिसेंटली हमारे पास हेल्थ वर्कर्स के जो है प्रोटेस्ट होते हैं लाहौर में भी, चूंकि हेल्थ सेक्टर भी जो है वो भी प्राइवेटाइज किया जा रहा होता है और तमाम हमारे जो है वो इदारे अल्टीमेटली प्राइवेटाइजिंग किए जा रहे हैं। और उसके ऊपर कुछ मजीद डेटा भी था बट आई थिंक उनको हम अगले सर्कल के लिए अपना उस पर डिस्कस कर सकते हैं बेहतर। और अब इसमें जो एक बात एंड पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो यही है कि हम लोग अल्टीमेटली जब बेस पे फोकस करते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कैप्चर्ड, जब वो कैप्चर्ड है तो उसकी सूरत में हमने देखा कि हमारा क्रिटिकल थॉट उन्होंने किस तरह से पकड़ लिया, उसको जकड़ लिया है, हम सोच ही नहीं सकते बियॉन्ड उससे। और जो क्लासेस मैकॉले ने उस जमाने में बनाई थी वो आज भी प्रिवेल इस तरह से कर रही हैं। तब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये इन इटसेल्फ तबकाती है, इन इटसेल्फ एक क्लास स्ट्रक्चर पे खड़ा हुआ है। जीसी से निकलने वाला एक स्टूडेंट पाकिस्तान की किसी टॉप की प्राइवेट, इवन आप मिसाल फॉर एग्जांपल लम्स ले लें, उसके बराबर स्टूडेंट्स के उसके जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के बराबर के स्टूडेंट को यहाँ के जो है वो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ा बिठा लें हम सामने और देख लेंगे कहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि दोनों की सोचने समझने की सलाहियत में कोई फर्क है, या ये जो जीसी में बैठा हुआ ये सोच नहीं सकता उसके अंदर। प्रॉब्लम ये कि इसका स्कोप भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्योंकि इसको किसी ने इसको जो है ना उन्होंने बनाना ही नहीं है थिंकर, इसको उन्होंने रूलर नहीं बनाना, इसको उन्होंने क्लर्की बनाना, इसको उन्होंने अल्टीमेटली वही बनाना है जो उन लोगों के तहत काम करेगा। यहाँ से पहुंच के कोई अब हमारे जो है 74% पार्लियामेंटेरियंस जो है वो बड़े बड़े जो है ना वो मखसूस यूनिवर्सिटी से मखसूस इदारों से पढ़ के आते हैं। सीएसएस करने वाली जो वेस्ट मेजोरिटी है वो मखसूस इदारों से पढ़ के आने वाले, सही है। तो वो जो वहां से निकलने वाली मखलूक है पूरी के पूरी वो माइनॉरिटी जो है वो मेजोरिटी पर दरअसल काबिज करने के लिए वही जो है ये ब्राउन साहिब हैं जिनको हमारे ऊपर बिठाया गया है। तो हम लोग दरअसल हमारे अंदर तमाम के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज मौजूद हैं। हम तमाम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो निकम्मा हो, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो सोच समझ ना सकता हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी चीज को जो है क्रिटिकली एवल्यूट ना कर सकता हो। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टेट ने जो एक न्यू कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर है, इवन की इंपीरियल स्ट्रक्चर है, उसने बाउंड कर दिया है हम लोग आज भी अंग्रेजों की लिखी हुई कोई किताब पढ़ते हैं, उनका लिखा हुआ कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो हम लोग लगता है यार क्या बेहतरीन बात लिखी, मैं तो इस कदर बेहतरीन कभी लिख भी नहीं सकता, सही है, मैं इस कदर बेहतरीन क्यों नहीं सोच सकता। तो ऐसा नहीं है कि मैं सोच नहीं सकता, मैं सोच सकता हूं बट मुझे बाउंड कर दिया गया, मेरी लिमिट्स लगा दी गई और लिमिट्स उन्हीं कॉलोनाइजर्स आकाओं ने लगाई हैं जिन्होंने हम पे हजारों साल रूल किए और आज भी वो रूल कर। बस इतना ही है मेरा, आगे अब्दुल्ला कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हारिस ने बहुत तफसीलन गुफ्तगू फरमाई कॉलोनियल एरा से लेकर न्यू लिबरल एरा तक कैसे तनकीदी सोच को सिस्टमेटिकली मारा गया। अब हम जो लोग बैठे हैं क्या हम तालीमी निज़ाम को बदल सकते हैं या तालीमी निज़ाम जिस सिस्टम में काम कर रहा है स्टेटस को मैं बदल सकता हूँ? हम नहीं बदल सकते। क्योंकि मैंने कंक्लूड करना है, हल क्या है हमारे पास? हम एक ऐसा मुतबादल तालीमी निज़ाम या तालीमी डिस्कोर्स पैदा कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं जो कि हुक्मरान तबके के तालीमी डिस्कोर्स के मुकाबले में खड़ा किया जा सके। और इसके लिए मुतबादल बयानिया जो जिसकी हमें ज़रूरत है उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो हमें बयानिया बेचा जा रहा है वो कौन सा है। और हमें पता है कि हमारा जो
70 साल का बयानिया है रियासत का, वो दो कौमी नजरिए में खड़ा है, इस्लामिक नेशनलिज्म के पर खड़ा है, कौमी सलामती को खतरा है, पाकिस्तान में इस्लाम को खतरा है, पाकिस्तान को इटसेल्फ खतरा है, यानी पाकिस्तान हर तरह से खतरे में घिरा हुआ है। और क्यों घिरा हुआ है, वो रियासत खुद उसकी वजह है, लेकिन रियासत कभी इसको तस्लीम नहीं करती। तो ये डोमिनेटेड आइडियोलॉजीज है जो हमारे पास मौजूद है, और ये वो बयानी है जिसको हमें बदलने की जरूरत है। और इसको तफसीलन बयान करने के लिए मैं आप लोगों से वाकिफ होंगे ग्रामशी की कल्चरल थ्योरी ऑफ हेजेमनी, मैं उससे थोड़ी हेल्प लूंगा। और ग्रामशी की जो सकाफती थ्योरी है ऑफ हेजेमनी, वो ये कहती है कि रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल किए बगैर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है, और लोगों को ये महसूस नहीं होता कि वो मजबूर हो रहे हैं। लोग खुशी खुशी इस बात को तस्लीम करते हैं कि रियासत जो कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है, रियासत हक है, और जिसको रियासत के हक पर होने पर शक है उसकी हुब्बुल वतनी पर रियासत को शक है। ये थ्योरी ऑफ हेजेमनी है ग्रामशी की। और इसको जहन में रखकर हम इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे उस डोमिनेटेड आइडियोलॉजी को बार बार रियासत परपेचुएट करती है, प्रमोट करती है, और हम उस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तो और इस आइडियोलॉजी को, इस ग्रामशी की थ्योरी ऑफ हेजेमनी जो है, इसको प्रमोट करने के लिए रियासत खुद इंटेलेक्चुअल्स तैयार करती है, जो कि रियासत की बात को मुख्तलिफ मीडिया पर बैठकर, एजुकेशन के सिस्टम में आकर, हर वो जगह जहां से रियासती बयानिया जनरेट किया जा सकता है। लिटरेरी फेस्टिवल एक बहुत अच्छी पोजीशन है ऐसी चीजों के लिए। हम देखते हैं लिटरेरी फेस्टिवल में स्टेट खुद उसको स्पॉन्सर कर रहा होता है, स्टेट के बंदे आके, मीडिया के बंदे आकर, जो जिनको स्टेट ही पैसे दे रहा है, या कॉर्पोरेट मीडिया पैसे दे रहा है, या एस्टेब्लिशमेंट पैसे दे रहा है, वो आके बात कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसका मकसद तालीम देने से ज्यादा ये है कि हमको वो सकाफती तौर पर, नजरियाती तौर पर और मुआशी तौर पर जकड़े रखे। और यकीनन ये तालीमी निज़ाम जो है ये एक तसल्लुत का जरिया बन चुका है। और सबसे पहले इस पर तालीमी निसाब को हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा जो तालीमी निसाब है वो एक खास नजरिए को प्रमोट करता है, यानी उसमें अस्करी एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा, मिलिट्री एस्पेक्ट को, और उसमें जितनी भी वर्कर मूवमेंट है, जितनी भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, या तो उनको नजरअंदाज किया जाएगा, या कहा जाएगा कि उनका कोई रोल ही नहीं है पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट में। और ये दिखाया जाएगा पाकिस्तान जमहूरी तौर पर इस तरह तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत पनप सके। और रियासत ये नहीं बताएगी कि जमहूरियत पनप इसलिए नहीं क्योंकि जमहूरियत के अंदर बैठे वो मुफाद परस्त और हुक्मरान तबका इसको पनपने ही नहीं दे रहा, क्योंकि उनके मफाद जुड़े हुए हैं कि अगर पनप जाएगा तो उनके मफाद खत्म हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटी का कल्चर, एक खास फर्माबरदार स्टूडेंट को परवान चढ़ाया जाता है ताकि वो जब रियासत का शहरी बने तो फर्माबरदार बने, वो इनकलाब के लिए खड़ा ना हो, वो बगावत ना करे, वो सवाल ना करे। और इस खास कल्चर को कैसे एक तालिब इल्म के जहन में परवान चढ़ाया जाता है कि उससे शुरू से कह दिया जाता है कि सवाल नहीं करना, क्योंकि सवाल करने वाला बेअदब है, सवाल करने वाला बागी है, सवाल करने वाला इनकलाबी है, सवाल करने वाला हर तरह से जाहिल है। उसको नहीं पता कि उस्ताद का रुतबा क्या है, उस्ताद की इज्जत क्या है, क्योंकि सवाल करने वाला बुरा शख्स है। ये वो सोच है जो बेसिक बेस पर है, और ये सोच जब ऊपर आती है तो वो बिल्कुल स्कूल और यूनिवर्सिटी के लेवल पर आकर एक ऐसा स्टूडेंट तैयार करती है जिसको बस फर्माबरदार बनना है, जिसको उस्ताद के आगे सर नीचे करना है और सवाल नहीं करना, क्योंकि सवाल करने वाला बुरा शख्स है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि तबकाती तालीम एक बहुत अहम फैक्टर है, जो कि हम उसको फेस करते हैं। यानी मैं इधर बैठा हूँ जिस यूनिवर्सिटी में, इस पर कॉमरेड बात कर चुके हैं, हारिस बात कर चुके हैं, लेकिन मैं उसको जाहिर है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कि ओ लेवल और ए लेवल कर रहे हैं वो। अब जो ओ लेवल और ए लेवल शराफिया पढ़ रहे हैं वो उस क्रिटिकल थिंकिंग से, उन तमाम स्किल से लेस हो रहे हैं जिनसे उन्होंने वापस हम पर ही हुकूमत करनी है, और हमको उस तमाम क्रिटिकल थिंकिंग से, उन तमाम स्किल से महरूम रखा जा रहा है जिनसे हम उनके मुकाबले पर खड़े हो सके। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उसमें जाकर एडमिशन ले सकता हूँ? मैं 11 लाख फीस दे सकता हूँ 1 साल की? मैं नहीं दे सकता। सो मैं इस नहज पर आकर मैं क्या कर सकता हूँ? और हमारी निसाब में औरतों को और अकलियतों को खास तवज्जो नहीं दी जाती, और ये एक नजरियाती कंट्रोल है। हमारी तहरीक में जितनी भी लेबर मूवमेंट है, जितनी भी औरतों की मूवमेंट है पाकिस्तान की तारीख में, जितनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उनमें औरतों के किरदार को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है और अकलियतों के किरदार को ज्यादा मेंशन नहीं किया जाता। इससे क्या चीजें प्रमोट होती हैं? डोमिनेटेड आइडियोलॉजीज कौन सी आती हैं? वो आती है पैट्रियार्की की, पिदरशाही की, या मेजोरिटेरियनिज्म की, कि मुसलमान ही, क्योंकि अकलियतें तो है नहीं तो मुसलमान ही मुसलमान ठीक है। इसके बावजूद भी मुसलमानों को फिर भी खतरा है, हालांकि सिर्फ मुसलमान है।
तो यहाँ पर एक हुक्मरान तबके के तालीमी निज़ाम को चैलेंज करने के लिए एक ऐसा मुतबादल तालीमी निज़ाम खड़ा करने की ज़रूरत है। तालीमी निज़ाम से ज़्यादा एक ऐसा डिस्कोर्स जनरेट करने की ज़रूरत है, एक ऐसा बयानिया बनाने की ज़रूरत है जो कि तारीख की दुरुस्त तफ़हीम और सियासत की दुरुस्त तफ़हीम में मिसका है तुलबा को, क्योंकि तुलबा को सिस्टमेटिकली उनको पॉलिटिकली और हिस्टोरिकली अनकॉन्शियस रखा जाता है, क्योंकि हमने बात करनी है और हम अपने हकूक़ के लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो सिस्टमेटिकली अनकॉन्शियस रखा जाता है। तो तलबा में तनकीदी सोच, तारीख की दुरुस्त तफ़हीम, तबकाती शऊर और समाजी इंसाफ की सोच को परवान चढ़ाने के लिए एक ऐसे बयानी की जरूरत है जो इस तमाम जाल को तोड़ सके। और इसके लिए जाहिर हम जिन चीज़ों में काम कर सकते हैं वो खुद साख्ता तालीम है, वो फ्री स्टडी सर्कल है जिनकी एक शक्ल में आज हम मौजूद भी हैं, और तलबा यूनियन भी है जो कि बहुत अभी दूर का ख्वाब है लेकिन हम उस पर काम करेंगे। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अहम है, इसमें अदारों और शख्सियात की मुकद्दस हैसियत का खात्मा। जब हम कुछ शख्सियात को या कुछ अदारों को एक ऐसी सेक्रेट सैंक्टिटी दे देते हैं यानी अबव लॉ मान लेते हैं तो हम उन पर सवाल करना छोड़ देते हैं, और ये वो चीज़ है जिसकी वो ग्रामशी बात करते हैं। तो हर निसाब, हर किताब, हर शख्स और हर बयानिया सवाल की धारे से गुजरना चाहिए। और हम ये देखते हैं कि तालीमी निज़ाम के गैर सियासी पहलू को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह कि ये जो तालीम हम पढ़ रहे हैं वही बेस और सुपरस्ट्रक्चर वाली बात कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हुक्मरान तबका ऑन करता है तो ऐसी तालीम देता है जो गैर सियासी हो, क्योंकि सियासी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो जब तक हुक्मरान तबके का नजरिया तालीम हम पर नाफिज होगा तो मजदूर तबका नजरअंदाज ही होगा, मजदूर तबके के मुफाद की बात नहीं होगी, मजदूर तबके के हकूक की बात नहीं होगी, और ऐसा दिखाया जाएगा कि मजदूर तबका या है ही नहीं, या अगर है तो वो बिल्कुल हुक्मरान तबके के बराबरी पर जी रहा है, निसाब में ऐसा दिखाया जाएगा। तो इसलिए ये सवाल उठाना जरूरी है कि तालीम किस किस्म का इल्म बांट रही है और किस तरह हुक्मरान या बुर्जुआ तबके की इजारादारी को तालीम से तोड़ा जा सकता है। और निसाब पर इस इजारादारी को ख़त्म करने के लिए हम अवामी निसाब को या अवामी इल्म को या अवामी अदब को किस तरह ऊपर लेकर आ सकते हैं, और इसमें अवामी शायरी या मुकामी इनकलाबी अदब शामिल है। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम तनकीदी सोच की बात कर रहे हैं, लिबरल और पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज जितने भी हैं उनमें जो तनकीदी सोच है वो इंडिविजुअल हद तक है कि मैं क्रिटिक हूं, ठीक है, बस ठीक है, लेकिन क्या मेरी जाती तौर पर जितनी भी क्रिटिकल कैपेबिलिटी है क्या मैं उससे समाज को कोई फायदा दे रहा हूं? अगर हम 10 बंदे बैठे हैं, मैं जाहिर क्रिटिक है, हारिस क्रिटिक है, मैं क्रिटिक हूं, अगर मैं अपने आप में क्रिटिक हूं, मैं कर लूं बातें 100, लेकिन क्या उससे समाज को कोई फायदा हो रहा है? और जितनी भी इंसान ने अब तक तरक्की की है वो इज्तिमाइयत की बुनियाद पर की है। एक की तनकीदी सोच दूसरी की तनकीदी सोच से मिली, दूसरे की तीसरे से मिली, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म यही कहता है कि थीसिस, एंटीथीसिस और देन सिंथेसिस। इस चीज को नजर में रखना चाहिए कि इज्तिमाइयत की बुनियाद पर ही इंसानियत तरक्की कर सकती है, तनकीदी सोच। और सबसे आखिर पर इल्म की गैर जानिबदारी का मफरूजा कि इल्म को गैर जानिबदार होना चाहिए। जी इल्म को, हाँ जी, गैर जानिबदार होना चाहिए। किस तरह का गैर जानिबदार होना चाहिए? अगर तो हुक्मरान तबके की तालीम की आइडियोलॉजी बेची जा रही है तो क्या उसमें मजदूर तबके की तालीम की बात हो रही है? वो तो मजदूर तबके की हिट पर खड़ी हो रही है, किस स्टेक पर खड़ी हो रही है। तो तालीम कभी भी गैर जानिबदार नहीं हो सकती, तालीम हमेशा जानिबदार होती है। अगर हुक्मरान तबका तालीम दे रहा है तो मजदूर तबके के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और अगर मजदूर तबके की तालीमी नजरिए की बात हो रही है तो उसमें हुक्मरान तबके के इंटरेस्ट के खिलाफ बात होगी। ये बातें ऐसी कि दोनों साथ चल नहीं सकती, इन दोनों में 180 डिग्री का फर्क है। सो अगर तो या तो जबर की खिदमत करेगा तालीम, या तो मुजाहमत के लिए मैदान तैयार करेगा, इसलिए इसका तनकीदी होना नागजीर हो जाता है। और चूंकि माशरे की तब्दीली शऊर की तब्दीली से मशरूत है, और शऊर जो है वो तनकीदी सोच से मशरूत है, तो तनकीदी सोच के बगैर आप शऊर ला नहीं सकते, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस नहीं ला सकते, और इस कॉन्शियसनेस के बगैर हम किसी भी तरह से माशरे में, समाज में आज कल या 1000 साल बाद या 1 साल बाद कोई तब्दीली नहीं ला सकते। सो ये छोटा सा थीसिस था आज का। सो आज का बस
आज का जो हमारा सर्कल था ना, इसका क्रिटिकल डेथ ऑफ क्रिटिकल थॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान को जिक्र करते हुए हम पाकिस्तानी सिनेरियो में रहते हैं। अगर तो क्रिटिकल थॉट को जनरली लेते हैं तो आप मुझे बताएं कि सुकरात को किसने मरवाया, गलीलियो को किसने मरवाया? मौलवी आया था वहां पे मारने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि रूलिंग जो आइडियोलॉजी है ना वो कौन सी है। इनको अब्बासी दौर में जो आप बात कर रहे हैं, अब्बासी दौर में फलसफा तमाम का तमाम इस्लामी फलसफा अब्बासी दौर में पहुंच चढ़ता है। मुतवक्किल 9 खलीफा है, मुतवक्किल से पहले अल मंसूर के दौर में कौन कौन सा जो है ना वो कितने आ रहे हैं। मामून रशीद अपने आप में खुद जो खुद फलसफी, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। हाँ, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे की पॉलिटिकल जो वजूहात हैं वो बताता हूँ। पॉलिटिकल वजूहात ये है कि अब्बास जब आता है तो अब्बास आता है अलविद जो है ना आइडियोलॉजीज लेके, और अलविद जो आइडियोलॉजीज हैं वो अपने अंदर किसी तौर जो है वो क्या नाम है यार, उनका ओरिजिनल जो हमारा नॉर्मल नाम है ना वो भूल रहा हूं, तो उनको दूसरा नाम उनका है असहाबुल अदल व तौहीद, और क्या कहते हैं उनको, जिनको सबसे ज्यादा जो है ना वो सुन्नी कहते हैं, उनको मरवा दिया था। मोतजिलाइट्स को जो है ना मरवाया। अब मोतजिलाइट्स जो है वो दरअसल जब अलविद आइडियोलॉजी परवान चढ़ती है तो इसके साथ साथ मोतजिली भी साथ में आ जाते हैं, खड़े होते हैं। मोतजिली का तमाम फलसफा इनके साथ खड़ा होता है। जब प्रोपेगेंडा होता है, बासित प्रोपेगेंडा सही है, तो वो एंटी उमैयद होता है, और एंटी उमैयद होता है, उमैयद चुन के उनको मरवा रहे होते हैं मोतजिली, तो मोतजिली साथ में मिल जाते हैं अब्बासी में, सही है। अब्बासी अब साथ में मिलते हैं और ये साथ में एक साथ जो है ना पूरा का प्रोपेगेंडा करते हैं। उस प्रोपेगेंडा, अब वो प्रोपेगेंडा क्या होता है पता है? वो प्रोपेगेंडा एंटी अरब होता है, प्रो अजम होता है, सही है। तो जब एंटी अरब है तो उसके अंदर अरबी जितनी आइडियोलॉजीज है ना उनको दबाया जाता है और अजमी आइडियोलॉजीज को जो है ना परवान चढ़ाया जाता है। जिसके नतीजे में ये होता है कि अब्दुल अब्बास सफाक की हुकूमत आती है तो उसके 3 दरबारी जो उसके इंपॉर्टेंट 3 खलीफा जो वजीर है वो तीनों के तीनों ईरानी होते हैं। अब उनके आने का ये होता है कि ईरानी फलसफे का जो इन्फ्लुएंस है वो आता है उनके साथ ही मोतजिली जो रिवायात हैं वो भी साथ में आते हैं, सही है। तो अब्दुल अब्बास सफाक के साथ फलसफा वहां से स्टार्ट होता है, सही है, और वो साथ में परवान चढ़ता है। अयूब किंदी को जो कोड़े मारे जाते हैं, उस कोड़े मारे जाने की वजूहात ये नहीं होती कि वो फलसफे की जो है ना फलसफा करता है, उससे तो खुद जो है ना मंसूर तर्जुमा करवाया होता है, वहां से ग्रीक का जो तर्जुमा है जो उसने यहूदियों के साथ मिलकर किया होता है। उसकी वजूहात ये होती है कि बीच में उसने कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ वर्सेज हैं जो खलीफा की शान के खिलाफ जाते हैं। तो दरअसल हॉब्स भी जो है ना वो अपनी पूरी लेवाइतन लिखता है और उसमें उसका बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, और क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं होता कि उसने किताब लिख के चवल मारी। किताब क्रिटिसिज्म इसलिए होता है कि किताब दरअसल जो बादशाह वक्त है उसको डिग्रेड कर रही है और उसको इसलिए चित्रोल होती है उसकी। तो जो याकूब किंदी लिखे या जितने भी खलीफा लिखते हैं, और आप देखें जितने भी खलीफा वो कोड़े मारे जाते हैं, इवन के उसको राजी को जो है राजी के सर को उसी किताब मार मार के उसको नाबीना कर दिया जाता है। अब वो नाबीना क्यों किया जाता है खलीफा को? अब वो किसका दरबारी होता है? अगर तो दरबारी जो सुल्तान का है वो, क्योंकि वो खलीफा का दरबारी नहीं होता, सुल्तान का होता है उस साइड। अगर तो सुल्तान का दरबारी है तो उस दरबार में उसको जगह कैसे मिल गई अगर वो फलसफियों के खिलाफ थे? बताएं। अगर तो वो फलसफियों को अपने दरबार में रख रहे हैं तो इसका मतलब है गुंजाइश नहीं है वहां पे, बल्कि पूरी स्पेस ही स्पेस है फलसफियों के। बट जब उसको थप्पड़ पड़ रहे हैं यहाँ पर, उसके सर पे उसकी किताब मारी जा रही है, तो उसके पीछे पॉलिटिकल वजूहात है। और वजूहात ये है कि राजी के खिलाफ 2 वजीर होते हैं उस सुल्तान, जो उसके अंदर जो है उनकी आपस की चपकलिश होती है, इसमें वो फिर उसके सामने किताब लेके आते हैं और उसको कहते हैं जी ये इसने आपकी लाइब्रेरी से चीजें चुराई हैं जिनकी वजह से ना इसको मार पड़नी चाहिए, उसको पढ़वाते हैं। उसके बाद आपने उसका नाम सुना होगा अबू तुफैल उंदलुसी का। अबू तुफैल उंदलुसी जो है वो उंदलुसी डायनेस्टी का सबसे कमाल तरीन फलसफी है, और उसके दौर में जो है ना वो तहखानों में लोग जो है वो फलसफे की किताबें लेके चले जाते। अब लोग कहेंगे जी अब उस दौर में जो है ना फलसफे को किस कदर जो है ना वो मुसलमानों ने ऑपरेस किया हुआ था। अब मुझे बताएं कि उंदलुसी अबू तुफैल उंदलुसी भागता फिरता है, जिस जगह जाता है उसको पनाह कौन दे रहा है? हर जगह जाकर उसको कोई ना कोई एक सुल्तान दूसरे सुल्तान से बचा के अपने पास रखे। तो दरअसल उसके अंदर पॉलिटिकल चपकलिश है। हम दरअसल मजहब को मजहब के अपने आप में देखते हैं। हम मजहब को कभी भी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख के नहीं देखते। मजहब कभी भी अपने आप में कोई ऑपरेसिव नहीं है, क्रिश्चियनिटी ऑपरेसिव नहीं है, लेकिन चर्च का जैसे ही रोल जो है वो सियासत के साथ जुड़ता है ऑपरेसिव है। चर्च हुक्मरानी करना चाहते हैं, अपनी हेजेमनी बरकरार रखना चाहते हैं, और हेजेमनी बरकरार रखने की पॉलिटिकल कंट्रोल चाहिए। जब पॉलिटिकल कंट्रोल चाहिए तो वो अपने जो खिलाफ आती हुई बात उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको दबाना ही दबाना है। तो दरअसल वो मजहब के खिलाफ उठती हुई आवाज को नहीं दबा रहा, सही है, वो उस आवाज को दबा रहा है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रही है।
अगर तो मजहब के खिलाफ ही बात होनी हो तो मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान में जो है ना वो डोमिनेंट जो है वो 5 फिरके एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 3 फिरके ऐसे हैं जो एक दूसरे को फुल काफिर कहते हैं, फतवा है काफिर होने। सही है, तो अगर तो इस्लाम के अंदर ही एक दूसरे को काफिर लगा फतवा लगा के जो है ना वो ऑपरेस किया जा सकता होता तो आज ही आपस में एक दूसरे को स्टेट ही क्यों ना मार देते। पाकिस्तानी रियासत तो ऑफिशियली सुन्नी रियासत है, इन्होंने शियाओं को आज तक कत्ल क्यों नहीं कर दिया, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पॉलिटिकल खिलाफ बात नहीं कर सकते। आज मैं कहता हूं आपको कि आज मुझे कोई एक शिया दिखाएं जो खड़ा होकर जो है ना वो स्टेट पे बात करे और स्टेट के ऊपर स्टेट की जो इस्लामिक प्रोविजन है तो सुन्नी प्रोविजन है उन पर बात करे और फिर वो कैसे मुझे जिंदा बचता मुझे दिखाइए। ठीक है, तो दरअसल कंट्रोल पॉलिटिकल कंट्रोल के साथ जहां जहां मिला हुआ है उनमें से उसके ऊपर कोई बात करता है तो उड़ जाता है। आप मुझे बताइए कि सरमद खाशानी कहां पे जिंदा होता है? देखिए सरमद खाशानी तो इसी बरसगीर में एग्जिस्ट करता है ना, इसी बरसगीर में परवान चढ़ता है, औरंगजेब उसको मरवाता है। क्यों मरवाता है? पॉलिटिकल उसके रूल को चैलेंज कर देता है। मंसूर को क्यों मरवाया जाता है? मंसूर को इसलिए नहीं मरवाया जाता, कोई नई चीज लेके आ गया। मंसूर से पहले भी सैकड़ों जो है ना वो पॉलिटिकल वजूहात है। बिल्कुल ऐसा ही जो पॉलिटिकल ओपोजिशन में बंदा आता है ना उसको उड़ा दिया, चाहे वो कोई भी। सही, तो और ये आज तक होता चला है, असल से रिवायत चली और आज तक चली आ रही। हम तो इसके खिलाफ हर तौर खिलाफ है कि ये नहीं होनी चाहिए और इसको इसी तौर हम समझ रहे हैं कि ये जो है दरअसल पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है और पॉलिटिकल एक पूरा का पूरा एक हेजेमनी जो प्रकार की जा रही है वहां पे दरअसल उसके अंदर क्रिटिकल थॉट को इजाजत नहीं दी जा रही, जो हमने यहीं पे बात की है कि वो चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आप लोग सब एक जैसा सोचो जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, उससे बाहर कोई सोचेगा तो उड़े। ऐसा ही क्या आप समझते हैं कि जो एक्सट्रीमिज्म है इस्लाम इसमें भी क्रिटिकल प्रॉब्लम ये देखिए, ये वाली जो बात है एक्सट्रीमिज्म इन इस्लाम, तो इसके अंदर भी एक्सट्रीमिज्म इन इस्लाम या फिर एक्सट्रीमिज्म इन इस्लामिक स्टेट, क्या स्टेट? तो फिर स्टेट का प्रॉब्लम है, स्टेट ने एक्सट्रीमिस्ट ली है। आपको मैं कितनी ऐसी एग्जांपल्स दूं जिनके अंदर जो है ना इस्लाम जो है वो दरअसल बचाता है। इस्लाम तो एक्सट्रीमिज्म की किसी सूरत इजाजत नहीं देता। इस्लाम के अंदर कत्ल करने की जो इजाजत है ना वो पता है किस बात पे? आप इस्लाम के अंदर है, आपने बड़ी मशहूर आयत सुनी हुई है ना जिसमें एक इंसान का कत्ल करे तो 100 इंसान पूरी इंसानियत कत्ल के बराबर है। वो आयत है कुरान की, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीअन। जिसने किसी शख्स को कत्ल किया इस वजह सिवाय इसके कि उसने किसी जान को कत्ल किया हो या फिर ये कि कायनात में फसाद मचाया हो, सही है, और उसको कत्ल करना पूरी इंसानियत के बराबर। यानी इंसान सिर्फ इस्लाम सिर्फ 2 कत्लों की इजाजत देता है और वो 2 कत्लों में से पहला कत्ल है कि जो शख्स किसी दूसरे को कत्ल करे उसको कत्ल कर दिया जाए, उसके अंदर भी बहुत सी गुंजाइश। दूसरा कत्ल है जो इंसान कायनात में अर्ज पे जमीन पे फसाद मचाया ना, फसाद की कोई इजाजत नहीं, और फसाद एक्सट्रीमिज्म भी है। एक्सट्रीमिज्म की इस्लाम इजाजत नहीं देता। एक्सट्रीमिज्म की अगर एक्सट्रीमिज्म मचाता है तो उसको भी कत्ल करने का इस्लाम कहता है। अगर कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट आपको मिलता है, अगर कोई बंदा दूसरों को, जमीन है वहां तो जमीन में फसाद मचा पड़ा है, पकड़ लो, भाई तुझे किसने इजाजत दी कि तू फसाद मचाता है? और एक्सट्रीमिज्म डॉगमा है, डॉगमेटिक थॉट है, फंडामेंटल, और डॉगमेटिक थॉट और क्रिटिकल थिंकिंग साथ साथ चल नहीं सकते। ठीक, ये सादा सा इसका हल है। सही है, आप अच्छी लेकिन आप अगर अपने दुश्मन के जैसा आपके पास हथियार नहीं होगा, असला नहीं होगा, तो आप किस तरह से? देखिए, अगर दुश्मन मेरा AK-47 लेके आया है ना और मैं उसी की जैसी AK-47 लेके आता तो मैं कमजोर ही हूँ, क्योंकि उसके पास सिर्फ AK-47 नहीं होगा, उसको बहुत बड़ा कुछ हो। तो एक उसी का हथियार लेके आना या उसके काउंटर हथियार लेके आना। जंग में क्या किया जाता है मुझे बताएं? अगर हम भी राफेल लेके आ जाते हो तो क्या करते हैं? क्या यू फाट नहीं, ये चीज है ना कि उससे आप बेहतर चीज लें। बिल्कुल, तो आप बेहतर लेके आते हैं ना, आपने उसी को कॉपी क्यों कर लिया? आप जब उसको कॉपी कर रहे हैं, अब देखें आपकी और मेरी अगर दुश्मनी हो सपोज और मैं जो है ना आपकी चाल चलन में जो है ना मैं आपकी तरह बनना स्टार्ट कर दूं या आप मेरी तरह बनना स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये एक दूसरे के अंदर ढलना है या एक दूसरे की दुश्मनी का इजहार है? ये तो 7 बार बनाने वाली बात होगी, काउंटर तो नहीं। दुश्मनी के अंदर देखें, अगर तो एक बंदा ये सामने से जो है सरेंडर करने वाली बात कि आप जो मुझे बताना चाह रहे हैं मैं क्यों यार सही में मान लेता हूं, क्योंकि इसके अब जो है ना एक बड़ा मशहूर यानी कि अगर पढ़ पा रहा है यानी कि इतना खूबसूरत है लेकिन पढ़ पा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही
यानी रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल मिला, उसने वापस कर दिया, उसने नहीं लिया। उसने कहा मैं क्यों, इनको आगे हम सर सैयद कहते हैं, सर अल्लामा मुझे इकबाल। बताएं, आप में से आपका मैं दुश्मन हूँ और आप मुझे कोई टाइटल दें, या आप मेरे दुश्मन हैं और मैं आपको कोई टाइटल दूं, आप वो टाइटल आपकी गैरत गवारा करेगी कि आप वो टाइटल दें? तो जिन्होंने सर का टाइटल लिया है अंग्रेजों से, उनकी गैरत गवारा किस तरह कर गई कि वो जो है ना एक वक्त में खुद को कहते हैं कि हम तो जी अंग्रेजों के खिलाफ हैं, बल्कि उन्होंने कहीं कहा भी नहीं है। सर सैयद अहमद खान की कोई एक, आप मुझे एक कोटेशन उठा के दिखा दें जिसमें उसने कॉलोनियल रूल को जो है ना वो अपोज किया। बिल्कुल, उसके हम मिलवाया है, क्योंकि दरअसल उन्होंने जस्टिफाई कर रहे थे और उन्होंने उस जमाने में, आप देखें, आप इसमें फिर पॉलिटिकल रोल आप देखें, पॉलिटिकल रोल ये है कि उस जमाने का जो देवबंद है, वो देवबंद, मैं दारुल उलूम देवबंद की बात करें, दारुल उलूम देवबंद किसी न और इंगेज है पॉलिटिकल ऑपोजिशन में और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के अंदर। अब उसको अपोज करना है, वो ऑर्थोडॉक्स है, तो उसको अपोज करने के लिए अब किस तरह से दरअसल कॉलोनाइजर्स के हाथ में हाथ डाल के उनकी बात की जाती है, यार तुम सही कह रहे हो, ये तो जो है ना चवल लोग हैं, इनको मारना चाहिए, दकियानूस। तो दरअसल फिर आप अपने अंदर ही कॉलोनियल रूल को, कॉलोनियल माइंडसेट को जस्टिफाई कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि यार तुम आ जाओ, हम तो है ही जो है ना इसी लाइफ के, हम तुमको हुक्मरानी करें, तुम हम पे हुक्मरानी करें। आपने वैसे बात की छुट्टी किस तरह इंडियन जो लिटरेचर था, इंडियन मॉडर्नाइज कर गया था, उनमें ये आइटम है जो आज भी हमारे यहाँ लोग हैं मॉडर्न एजुकेशन से मुतासिर है, ये कहते हैं कि मिथोलॉजी है या जो पोएट्री है, अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एस्ट्रोलॉजी है, यानी कि नेशनैलिटी या क्रिटिसिज्म का पूरा नहीं होता, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। कुछ बात को भूल जाते हैं कि किस तरह मिथोलॉजी ने मन साइकोलॉजी पर बहुत ज्यादा असर अंदाज किया। आप गौर करें, साइकोलॉजिस्ट है, इस तरह हमको बताया था कि आर्किटेक्ट जो है वो मदद से, मतलब मिथोलॉजी और उसके बाद जो पोएट्री है उसके असर अंदाज हुए। हमारे जो ड्रीम्स, इंटरप्रिटेशंस हैं या हमारे जो ख्वाब हैं, तरह पर्सनालिटी होते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा असर है मिथोलॉजी का होता है। सही है, बिल्कुल सही। अब ना एक पैलेस्टीनियन फाइटर था, उसका नाम था गस्सान कनाफानी, बड़ा मशहूर आदमी, गस्सान कनाफानी, राइटर था, पोएट भी था, बहुत जबरदस्त आदमी। उसका एक इंटरव्यू है बीबीसी पे पड़ा, उसके साथ वो इंटरव्यू लेता है, वो कहता है कि आप जो है ना मेडिटेशन टॉक्स क्यों नहीं करते, आप उनके साथ बैठ के टॉक्स क्यों नहीं करते, कि आप लोग जो है ना, आप लोगों ने वायलेंट रास्ता क्यों अपनाते हैं हर बार, के जी हम निकलेंगे और लड़ेंगे इनसे। तो कहते हैं देयर इज नो सरेंडर बिटवीन अ नेक एंड अ सोल, तलवार और गर्दन के बीच में कोई जो है ना वो दरमियानी बात हो ही नहीं सकती। अगर हम इनसे बात करने बैठे हैं तो सरेंडर है, सही है, बात हो ही नहीं सकती जालिम और मजलूम के दरमियान। मजलूम अगर सामने बैठता है तो वो बैठ के सरेंडर कर रहे हैं। आप मुझे अब डॉक्टर कैसे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मैं तरला ही बात सकते हैं। आप रिबेलियन इस सूरत में रिबेलियन, अच्छा रिबेलियन ना अपने आप में बहुत दरअसल कंट्रोवर्शियल वर्ड है। हमारे ना एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको हम कहते हैं एड रेमेडियम, पूरी मुझे भूल रही है, तो उसमें एक ओरिजिनल फॉर्म तक जो है ना वो उसको वो वापसी पहुंचाना। तो हम रिबेलियन का मतलब या फिर ये नहीं है कि जो है ना काउंटर जो है ना ऑपरेशन प्रोड्यूस करें, बल्कि उसका मतलब है अपनी ओरिजिनलिटी को दोबारा गेन करना और उसके राह में जो भी चीज आती है उसको हटा दें। जो थप्पड़ हमें मारने आ रहा है बंदा, उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे धके, अपनी इस कदर पावर जमा करना कि हम एटलीस्ट को रोकने के काबिल। नफरत का एक्सप्रेशन, अब वो चाहे हमारे थॉट में हो, सही है, या फिर वो हमारे ऊपर थोपे जाने वाली वैल्यूज के अंदर हो, या किसी भी सूरत में पॉलिटिकल पावर मैं भी आपको चैट करना चाहता हूँ। हमें डिस्कस करना चाहिए था कि किस तरह जो एजुकेशन है वो आज के वो हमसे किस तरह यानी कि सफर कर रहे हैं, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन में हमारा जो एट द गोल का इकोनॉमिक होता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो हम एजुकेशन वो हमारा पर्पस पूरा हो गया। हालांकि एजुकेशन का पर्पस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का जो मेन पर्पस था एशियन दौर में या आज से आप 100 साल पीछे कह रहे हैं, पीछे चलते गए, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी था, यानी कि एजुकेशन एक तरह की फ्री सी, लोग पढ़ना चाहते थे
हालांकि रेशो बहुत कम थी, ज्यादा रेशो नहीं भी थी, लेकिन वो दोनों प्लेयर्स भी बन रहे थे। लेकिन आज की जो स्टूडेंट है वो वैलिडेशन फील कर रहे हैं कि एक सेल्फ और आइडेंटिटी होता है स्टूडेंट, हालांकि हम उस पर हैं, हालांकि उस पर भी नहीं रहे हो। उसके बाद एजुकेशन प्रोलॉन्ग भी किया जाता है, 16 साल एजुकेशन की जाती है, एक्सप्लोर किया जाता है, बार-बार एजुकेशन की जाती है। लेकिन उसके बाद अब जैसे मॉडर्न जो सिस्टम है वो कहता है कि उसको हसल कल्चर सिस्टम कहते हैं। प्रोडक्टिविटी जो नया पर देता है इनपुट से, यानी कि आप इनपुट से करो, कहते हैं 4 घंटे वीडियो देखो और आप ज्यादा ये बन जाओ, काम कर जाओ, स्किल सीख रहे हैं। यानी वो 16 साल की एजुकेशन है उसको खुद निगेट करें, सेल्फ रेगुलेशन है, निगेटिंग हो रही है। यानी कि कह रहे हैं 4 घंटे फोकस है, 4 घंटे ये बन जाओगे, काम बन जाओगे, काम बन जाओगे, इस तरफ को ना है और लॉन्ग किया जाए। ये वही चीज है जिसको हमने जिक्र किया, कमोडिफिकेशन कहते हैं। न्यू लिबरल दौर में तालीम नहीं है, प्रोडक्ट है। और हमारे वालिदैन हमें जब यूनिवर्सिटी में भेजते हैं वो कुछ सीखने के लिए नहीं भेजते, बल्कि इसकी वजह डिग्री आ सकती है, बेहतरीन कमा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में हमें तालीम इसलिए नहीं देती कि आप कुछ नया सीख लो, बल्कि इसलिए देती है कि आप बेहतरीन प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाओगे, बेहतरीन कीमत लगेगी, आपकी बेहतरीन जॉब मिलेगी। टाइम चाहिए होता है, लेकिन इधर तो टाइम को उधर वो टाइम नहीं दिया जाता, यानी वो कहते हैं पर्पस ही नहीं है ना, पर्पस ही नहीं है क्रिटिकल थॉट प्रोसेस। क्या चीज करियर ओरिएंटेशन। हाँ, अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ना कि कुछ बनना या कुछ ना करना, अब इस पे एक और बहस है। ये वैसे क्या ये बहस, क्या ये चीज, क्या ये आदत, क्या ये तौर, ये तरीका, ये इंसानी फितरत है, क्या ये इंसानी असलियत है, इंसानी जो बुनियाद है वही है, या फिर ये समाज हमारे अंदर ये चीजें उंडेल रहा है। समाज मुझे मजबूर कर रहा है कि मुझे कमाना है। आपके लिए और मेरे लिए कमाना बहुत जरूरी है, कमाए बगैर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते, सर्वाइवल का प्रॉब्लम है हमारा। बट कमाने के दो तरीके होते हैं, दो कॉजेस हो सकते हैं कमाने के पीछे। एक ये कि मैं अपनी लग्जरी के लिए कमा रहा हूँ और अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। सही है, मैं अपनी मर्जी का जब मेरा दिल करता है मैं काम करता हूँ, फ्री वर्क कहते हैं उसको, फ्री लेबर। जब मेरा दिल कर रहा है, मेरा ये काम करने का दिल कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये करने का दिल कर रहा है, ये कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से, कोई कोर्जन नहीं है पीछे, कोई फोर्स नहीं। एक काम करना ये कि काम करना ही करना है, नहीं किया तो मर जाऊंगा, सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ठीक है, मुआशरे में मैं जो है कोई शख्सियत ही हासिल नहीं कर सकता, कोई शनाख्त नहीं पा सकता। तो ये वाला जो काम करना है इसके खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। और ये दरअसल सिस्टम प्रोड्यूस करता है। नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा, ये तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। आपको देखना पड़ेगा, आपको डायसेक्ट करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सारे डॉक्टर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पैसे पे सर्वाइवल जो है ना, ये सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, ये इंसानी असलियत नहीं है। कैसे नहीं दिल करेगा? आप मुझे बताएं, एक चीज बताएं कि काम करना जो है, अच्छा इसमें ना एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। वो मिसाल ये, अगर यहाँ पे आर्ट से रिलेटेड कोई लोग बैठे हुए हैं ना, तो इंसान को जो पुराने तरीन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं ना आर्ट्स के, जो पेंटिंग्स मिलती हैं, वो ऐसी तंग और तारीख गारों के अंदर मिलती है जब रोशनी भी नहीं जाती। तो इंसान अंडे लेने वहां पर जाकर पेंटिंग्स बना रहा है। बताइए, इंसान वहां पर पेंटिंग क्यों बना रहा है? इंसान ने पहिया कैसे बना लिया? इंसान की जितनी इवन क्या आप एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन तक ले, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन तक वो फोर्स नहीं था काम करने के लिए, लेबर के लिए फोर्स नहीं था। उसने किस तरह जो है ना वो इजाद कर दी, उसने जानवरों को किस तरह जो है ना सुधार लिया। क्या चीजें जिनके बायस वो काम कर रहे हैं। इंसान काम करना है, इंसान की फितरत में काम इंसान ने करना ही है, बट काम फोर्स होना सही या फिर काम उसकी फ्री विल पे डिपेंड करना, दो मुख्तलिफ। अब मुझे एक चीज रखे, मोहब्बत करना इंसानी फितरत या नहीं? फितरत, हाँ फितरत है। इंसान मोहब्बत करता है, सिंपैथी आपस में ना होती तो इंसानी समाज के इर्तिका ही ना होता। सही, अब मोहब्बत क्या फ्री लव एग्जिस्ट करता है? फ्री लव एग्जिस्ट करता है, मतलब आज के पास पैसा नहीं है तो लव एग्जिस्ट कर सकते हैं? नहीं करता। तो अब इसके पीछे की वजूहत क्या है? क्या लव इसी तरह एग्जिस्ट करता था समाज में अपनी इब्तिदा से? नहीं, लव इस तरह नहीं था। ये मौजूदा सिस्टम की प्रोडक्शन है, तो इसने लव को भी कमोडिफाई कर दिया। लव इन इटसेल्फ लव नहीं है, अब प्रोडक्ट है, इसको खरीदा जा सकता है। सही है, तो अगर क्या ये प्रोडक्शन ना हुई होती लव की, तो लव एग्जिस्ट ना करता लव एग्जिस्ट करता है, फितरत इंसान ने करनी थी मोहब्बत, तो काम इंसान ने करना ही था। इंसान अपनी मर्जी से काम करता, फोर्स ना होती। अगर 1 लाख स्टूडेंट इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर बनते ही पैसा कमाना है, तो दिखाया जा रहा है कि आप डॉक्टर बनोगे तो ही आपको पैसा है। आप देखें, इसमें ना सीएसएस करना कोई प्रॉब्लम नहीं,
प्रॉब्लम ये है कि वो पीछे इंसानी जो शनाख्त है उसको गिराया जाता है, पैरों के तले मसला जाता है पैरों तले उसको, और मसलने के बाद फिर उसको जो है ना आइडेंटिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखाया जाता है। भाई देखो सारे तुम जो है ना रेड रेस में लगो, एक भागो, भागने के बाद कंपटीशन में जो पहुंच गया ना वो इंसान है, उसके अलावा सारे निकम्मे। सही है, जिसने सीएसएस कर लिया वो ही इंसान है। आप वही वकार को जो है ना पहुंच सकता है। उससे पूछा वकार तो तमाम इंसानों को बराबरी से मिला था, वो वकार कहाँ गया इंसान के, वो शनाख्त कहाँ गई हमारी, किसने गुम कर दी? प्रॉब्लम इस चीज को सेट कर रहे हैं कि अगर आप मास्टर सक्सेसफुल सेट हो जाए उस सिस्टम सिस्टम किया जाए बिल्कुल ऐसे ही। तो सक्सेसफुल है तो तो सक्सेस हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अगर 40,000 रुपया कमा रहे हैं तो सक्सेसफुल है तो यानी कि तुम पैदा कर रहे हैं कमा रहा है। अब देखिए एक किसान जो है ना वो बेहतर तौर पे किसान है, ठीक है, वो बेहतरीन उसके लिए वही जिंदगी है, वो भी मर्जी से जो है ना खेत बो सकता है। बट आजकल क्या है कि जो है ना किसानों के घर के बेटे मजबूर हैं कि वो जाके फैक्ट्रियों में काम करें। क्या वो मजबूर है? अब मजबूरी ये नहीं है कि डंडे से मजबूरी है, मजबूरी साइकोलॉजिकल की है। मतलब एक गांव में अगर एक घर का जो है ना वो किसान है बाप और उसके 4 बेटे हैं, सही है, और वो उनकी खेत की जो है ना मजमूई जो उनको हासिल होने वाले रकम है ना वो 50,000 रुपए सालाना सपोज कर रहे हैं, और उनके बराबर वाले घर में जो है ना 5 बेटे उनके जो है ना सपोज कर रहे हैं 5 बच्चे जो है ना वो जाते हैं और वो महाना जो है ना 10,000 रुपए लेके आते हैं, ठीक है, एक बंदा। तो अब ये बंदा जो है ना ये साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर नहीं, फोर्स के अंदर नहीं, ये कह रहा है यार वो मिल गया जाके कमा के ले, मैं भी तुम भी जाओ मिल। तो अब ये जो उसकी लेबर है ना मोड़ा जा रहा है रुख, और ये मोड़ा जो जाने वाला रुख है ये रुख डिसाइड सिस्टम है, उसको जहां पे जिसकी जरूरत है वहां पे उनको जो है ना लिखवा रहा है चीजों। आर्ट सब इंसानी फितरत थी ना यार, आर्ट इंसानी जो है ना वो इजहार था, उसको खत्म किया जा रहा है क्योंकि कमोडिटी नहीं है वो, किस तरह बेचोगे? और जो चीजें बेची जा सकती हैं आर्ट में वो बिक रही हैं। म्यूजिक इंसानी इजहार था, म्यूजिक कमोडिफाई हो गया। अब म्यूजिक से कोई खरीदा जा सकता है जिसके ऊपर लागत है, और म्यूजिक कौन सा खरीदा जा सकता है? वीडियो अच्छी बन है जिसकी। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखो इसकी सब एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है, और वो मिसाल ये है कि एक दो घराने साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हो। एक घराना ऐसा है कि जहां पे बच्चा अगर गिटार बजाए ना तो उसको कहेंगे यार तू क्या चवल आदमी काम कर रहा है, बहुत कोई काम नहीं है, जाके बैठो पढ़ कुछ कमा, तो ये गिटार बजाने के लिए तेरे पास टाइम है, कितना फजूल काम है। और एक घर ऐसा भी एग्जिस्ट कर रहा होता है एट द वेरी सेम टाइम, जहां पे जो है ना गिटार बजाता है अगर कोई बच्चा तो वो अपने वालिदैन लोगों को बुला के कहते यार देखो हमारी बच्ची या हमारा बेटा जो है ना क्या कमाल गिटार बजाता है। और इस तरह अगर आर्ट बना रहा है, कोई पेंटर है, आर्टिस्ट है, तो इसको वो कहेगा यार क्या चवल काम कर रहा है, तो सही कोई काम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कमोडिफाई हो गया। तो हर वो काम किया जा सकता है सोसाइटी में जिससे पैसा आता हो, उसके सिवा इंसान कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, और भी कमोडिटी, क्योंकि लव भी कमोडिटी बन गया नीडेड से। कमोडिफिकेशन तो बड़ी देर से चल गया, अभी भी आप इसको रिवाइव कर सकते हैं, स्केल कम है। रिवाइव तो कर सकते रिवाइव करने का ऑप्शन है अभी भी। अरे शिट, और रिबेलियन और बड़ी तो गल कह सकते हैं कहते जो गिर जाएगी फिर मतलब उतर जाएगी। रिबेल करने की ना 2 सूरतें। रिबेल करते हुए ये नहीं है कि आपने जो है ना वो झंडा लेकर रोड पे बैठ रहना है कि जी मैं पागल हूं, यूं नहीं होता। आपने जिस भी उसमें है, आप जिसमें आप लिखा रही हैं तो आप लिखते हुए आपको झलकना चाहिए, आपके अंदर से कुछ नफ्सियात है जो निकलनी चाहिए। आप वकील हैं तो आपके अंदर से निकलनी चाहिए, आप डॉक्टर हैं तो वहां पे आपके अंदर से कुछ ना कुछ महसूस होना चाहिए, आपके अंदर सिंपैथी हो और मुख्तलिफ अक़दार हो, ऐसी नुमाया आपके अंदर जिनसे आप इजहार कर सकते, वो चीजें। और ये इजहार है सिर्फ आगे इसको मॉडिफिकेशन बाय द टाइम कि वो हमें पिछले दौर में पैदा होना चाहिए था, लेकिन उसके दौर में भी वो कम रेशो पर थी कि हम स्केल पर मॉडिफिकेशन थी, लेकिन हम ये तो बैड ग्रेटर इवल और शॉर्टर यानी कि स्मॉल लेवल पर बैस मिलेगी, यानी कि तो जितना ग्रेटर इवल होगा वो उतना ज्यादा क्रिटिक किया जाएगा। यानी कि अगर मॉडर्न दौर में ग्रेटर इवल पैदा कर रहे हैं, यानी तो ज्यादा स्केल पर हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है बात इसको पिछले दौर में, यानी कि हमारे जो 18वीं सदी से पहले जो वर्कर्स थे उनके पास यानी कि इतने दिन फ्री रहा करते थे, यानी कि तो आप हमारा बात डिस्कस कर रहे थे जहां पर लेजी राइट टू बी लेजी, राइट टू बी लेजी, यानी कि कितने दिन जो लेबर से वो फ्री रहा 30 साल के दिन, लेकिन आज हमारे यहाँ जो छुट्टियां हैं उसमें भी दुकान के बदले ऐसे कि बिल्कुल ऐसे, यानी कि वो ग्रेटर इवल है ओवर टाइम कर रहा है। अब ओवर टाइम कौन बंदा अपनी मर्जी से लगा रहा है? कौन बंदा जो है ना वो लेबर इस दौर में किसी दौर फ्री फ्री नहीं, नहीं है। इंसान एक फ्री विल है, फ्री कर
डिटरमिन तो वी डिटरमिन, हम सबको सरवाइव करना है और हम सब अपनी सर्वाइवल की जंग में जो है ना वो लगे हैं। हमारे पास जीने का वक्त नहीं है अपने लिए,